फ्रॉम द जॉब प्रोफाइल विच यू वर डूइंग, और जब आप एक एस्पिरेंट बने तो क्या चेंजेस लाए आप अपने आप में? तो अब जब आपने नाबार्ड का एग्जाम देखा तो आपने क्या थॉट प्रोसेस लेके मुझे इस एग्जाम देना है? कोई ऐसा पॉइंट था उस इंटरव्यू में जहां पे आपको लगा कि यू गॉट अ फीलिंग कि नाउ आई हैव क्रैक्ड दिस एग्जामिनेशन? So guys, today we should be first of all honored that today we have a very, very special guest with us. If I talk about Mr. Sumit, he is visually impaired first of all, ठीक है? और इन्होंने अपनी जर्नी बताई है अपने इंटरव्यू सक्सेस स्टोरी में भी कि ये इट इज़ नॉट विजुअली इम्पेयर्ड फ्रॉम बर्थ. इनकी ग्रेजुअल विजन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गई है एंड एट दिस पॉइंट ही इज़ 100% विजुअली इम्पेयर्ड. तो आई थिंक सबसे बड़ा ऑनर तो हमारे लिए ये है कि हम जनरली हर लोगों की सक्सेस स्टोरी एंजॉय करते हैं, बट कुछ लोग स्पेशल होते हैं जिनकी सक्सेस स्टोरी भी बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाती है. ही इज़ वन ऑफ दैट. तो सबसे पहले तो हमारे लिए और मुझे लगता है इसमें इट्स नॉट ही इज़ ऑनर्ड, आई थिंक वी हैव डन समथिंग ग्रेट कि आज हम ऑनर्ड फील कर रहे हैं कि हमारे साथ एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये चीज़ अचीव की. बहुत चीज़ें इनके बारे में एंड आई थिंक वन थिंग इज़ दैट ही इज़ अ रियली मोटिवेटिंग पर्सन, क्योंकि इन्होंने प्रयास एनजीओ में काम किया. मिस्टर अनमोल कंत जो कि नीति आयोग के मेंबर हैं, उनके साथ काम किया. उसके बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहे थे, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ. इन्होंने जॉब छोड़ी फॉर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. और नाबार्ड में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन्होंने बोला कि जब तक कि इन्होंने मेज़ नहीं दिया, इन्होंने नाबार्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन को जाना ही नहीं कि मेरा रोल प्रोफाइल क्या होगा और नाबार्ड करती क्या है. और एक इम्पॉर्टेंट रोल हमने प्ले किया जो अंजलि मैम बताएंगी या सर ने बताया था बड़ा अच्छा, कि जब इनका फाइनल रिजल्ट आया ना तो सर्च लिस्ट में इनका रोल नंबर सर्च नहीं हुआ. तो इनके फ्रेंड्स ने इनको बताया कि सॉरी आप सिलेक्ट नहीं हुए, और ये बहुत कॉन्फिडेंट थे कि 100% कि मेरा तो हो ही गया है. ठीक है. फिर अंजलि मैम ने कॉल किया, इनको बोला कि आप सिलेक्ट हो गए हैं. इन्होंने बोला मैम नहीं. तो अंजलि मैम ने सर्च किया और अंजलि मैम ने बोला कि सॉरी शायद कॉल गलत लग गई. तो इन्होंने बोला कि मैं इतने हाई मोटिव पे था कि शुक्र है फोन आया तो मतलब मैं हो गया. जब पता चला कि मैं नहीं हुआ और फिर अंजलि मैम ने इनको दोबारा कॉल किया कि सर आपका नंबर ना सर्च नहीं हो रहा है बट यू गॉट सिलेक्टेड. तो आई थिंक वो एक बहुत इंटरेस्टिंग रोल इनकी जर्नी में जो ये नाबार्ड ग्रेड ऑफिसर बने हमने प्ले किया है. ठीक है ना? That's not the only one. Even ARD lectures, as I told, ki video lectures, marathon, and interview guidance also. That is also the very supporting part from EduTap side in my success. Yeah. और इन्होंने जिक्र किया था शामली में आपके लेक्चर उन्होंने बहुत सुने आर डी स्टैटिक, बिकॉज इन्होंने 25 डेज में ही बेसिकली नाबार्ड की प्रिपरेशन किया बिकॉज ही वाज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. तो आई थिंक दैट इज अबाउट हिम. तो कुछ आप सुमित बताना चाहते हो अपने बारे में, इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा? सो मेरा नाम सुमित गर्ग सर ने बताया. तो मैंने एकेडमिक्स में बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में, और उसके बाद 10 इयर्स जॉब करी है डेवलपमेंट सेक्टर में ही, एंड स्पेशली स्किल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में. उसके बाद 2022 में मैंने डिसीजन लिया कि टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, एंड बिकॉज आई वांटेड टू बिकम एस्पायर फॉर द सीनियर ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री. So at that time I took this decision and quit the job and started preparing for UPSC. Then last year I gave my UPSC prelims but couldn't qualify. Then in notification of NABARD came and I filled the form and started preparing for it. Then for rest of the section I was prepared for, but for ARD I had a doubt ki how could I prepare. Then I searched on YouTube. सो थैंक्स टू श्यामली मैम, मैंने उनकी पूरी EduTap की जो ARD स्टैटिक सीरीज़ है उसको मैंने कम से कम 5-6 बार मैंने 5 to 6 times I watched those static lectures and my concepts were very much clear about ARD. So I was confident. Even I was more confident about in ARD now after watching them. So that was the good thing. And for ESI and AR, marathon sessions were really, I found good. So thanks to the whole team,
I could say. Guys, anyone किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो आस्क हिम। जी चलो। आगे क्या है, मतलब नाबार्ड के आगे यूपीएससी भी देना है अब आपको? नहीं, क्योंकि एक्चुअली आफ्टर इंटरव्यू जब व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट नाबार्ड, सो एक्चुअली दिस बिकम माय ड्रीम जॉब एंड आई वांटेड टू go ahead with NABARD only because it suits my career progression and everything, my inspiration, ambition. So I will go with it. Thank you. So hello my NABARD grade A aspirants and guys, welcome to your another NABARD grade A success story. तो जनरली हम जब भी नाबार्ड ग्रेड ए सक्सेस स्टोरी की बात करते हैं तो हम उन स्टूडेंट्स से बहुत जनरली मिलते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं पहले उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत जाना, बहुत समझा, उसके सैलरी को देखा, उसके पर्क्स को देखा, उसके बाद कहीं ना कहीं उस एग्ज़ाम के बारे में बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया और फिर उस एग्जामिनेशन साइकिल के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। पर क्या कभी आप विश्वास करोगे किसी ऐसे बंदे ने तैयारी स्टार्ट की हो जिसने उस एग्ज़ाम को सिर्फ PYQs देखे, एग्ज़ाम भर दिया, एग्ज़ाम दिया, जब वो इंसान इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुआ तब उसने एक्चुअली उस ऑर्गेनाइजेशन को जाना कि एक्चुअल में ये ऑर्गेनाइजेशन करेगी क्या और किस तरह सा रोल प्रोफाइल मेरा मिलेगा। तो आज के जो कैंडिडेट हमारे सामने हैं वो इसी चीज की मिसाल हैं, जिन्होंने नाबार्ड की ऑर्गेनाइजेशन को कब समझा, जब वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए। सो वेलकम सुमित टू टुडेज सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द गाइडेंस। और दोस्तों आज की जर्नी ना बहुत ही ज्यादा, मैं बोलूं, कुछ इमोशनल भी होगी, कुछ ना कुछ एंगल आप जरूर देखिए एंड तक, और रोलर कोस्टर भी होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल कैंडिडेट्स हैं, अगर मैं बात करूं तो उनके लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत बार हम सोचते हैं कि हम जॉब छोड़ देते हैं, उसके बाद आपने कैसे किया। तो यू वर एन IT ग्रेजुएट और आप एक NGO में काम कर रहे थे जब आपने, और आप अपनी ही फील्ड में काम कर रहे थे। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताइए कि आप किस जॉब प्रोफाइल में जॉब कर रहे थे। ओके, सो इन 2012 आई जॉइंड प्रयास, नेशनल लेवल NGO प्रयास। तो वहाँ पे मैंने IT ट्रेनर ज्वाइन किया एज IT ट्रेनर एंड माय रोल वाज टू टीच द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस, बेसिकली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। सो जब मैंने उनको ट्रेन किया तो आई इमोशनली टच विद देम एंड द प्रॉब्लम वाज दैट दे वर ट्रेन्ड ऑन ट्रेडिशनल सिस्टम एंड ऑल, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन लाइक in India happens. So I changed the system, completely modern training, everything I changed. And seeing those things, organization decided me to promote to center in charge. And within 4 years, I promoted from center in charge to manager and then senior manager. So when I quit, not actually quit, I transferred to the Domestic Workers Sector Council. So before that, I was handling around 250 training centers across 12 states of the Prayas Civic Society. So in 2016 then Prayas was the actually promoter of the Domestic Workers Sector Council, and I played a key role in planning and strategizing, the coordinating with the ministry along with Mr. Amod Kant, who was my senior and who was also the founder and general secretary of Prayas. So then after I joined Domestic Workers Sectoral Council, and there I joined as the manager programs and worked for 5.5 years, and also got frequent increments and promotion, and after 2 years I became the head of standards and assurance there as well. So in Domestic Workers Council, I was responsible for coordinating with central ministries and coordinating with the state government departments, and apart from that, other affiliations with training partners, industries, NGOs and all. And if I talk about your role profile as you have just described to students, बहुत बच्चे ऐसे होंगे यार ये भी कोई इतना simple role profile, it's a good role profile where you were working. Right. And if I talk about, I've just talked about Niti Aayog's secretary Mr. Amod Kant, who was your general secretary also, and even he has also helped you in this examination also. We will be discussing about that part also. But my first question is that you were settled, you have done IT, you were basically somehow doing job in that specific sector only. Yeah. If I talk about in the IT part, so
what was the initial thought, if I talk about initial inclination, which kind of push you towards quitting your job? Because अगर आप इतने अच्छे प्रोफाइल में हो, वेल सेटल्ड हो, आईएएस अफसर से बात कर रहे हो, जॉइंट सेक्रेटरी से बात कर रहे हो, नीति आयोग के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, इज अ मेंबर हु इज इन टच विद यू, तो वो बहुत एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर बन जाता है। तो उस एटमॉस्फेयर को छोड़ने का क्या वजह बनी है? सो एक्चुअली अगर मैं स्टार्टिंग में जाऊँ तो जब मैंने ज्वाइन किया तो एक्चुअली मेरा कभी भी इंक्लिनेशन नहीं था गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही अपनी फैमिली में सुना था कि गवर्नमेंट जॉब्स में पीपल आर एक्चुअली नॉट वर्किंग, डजंट वर्क। सो कभी भी मेरा इंक्लिनेशन नहीं था, मुझे हमेशा से प्राइवेट सेक्टर में ही जाना था और एनजीओ। बट जब आई जॉइन डोमेस्टिक वर्कर, आई इंटरेक्टेड विद मिनिस्ट्रीज, with joint secretaries, principal secretaries in the state. So I realized that government is actually doing the real work. And it's not that they are not working, even they are doing much more than private sector. Even late nights tak bhi government is working. And policy making and all. So this is actually the real work. So then I started inclined कि मुझे भी एक senior officer बनना है गवर्नमेंट में, मिनिस्ट्री में जाना है। एंड सेकेंड थिंग द रीज़न वाज दैट कि मुझे ऑलरेडी 5.5 years हो चुके थे हेड ऑफ स्टैंडर्ड्स, एंड दिस वाज द टॉप मोस्ट पोजिशन आफ्टर CEO. सो देर वाज नो एक्चुअल करियर प्रोग्रेशन देर वाज, बट माई अटैचमेंट ऑफ कोर्स वाज देर विद डोमेस्टिक वर्कर्स, बट आई वाज लिटिल बिट वरीड अबाउट माई फ्यूचर also. So I decided to quit the job and started preparing for civil service examination. एंड आई थिंक एक चीज़ ना मैं बहुत अच्छी बताऊंगा, उन्होंने भी बोला कि गवर्नमेंट जॉब को ये कैसे समझते थे, बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट हिम, हिज फादर इज अ बिजनेसमैन, है ना, और वो कहते हैं, इन्होंने मुझे बताया भी, आई थिंक अभी आपको मैं चाहूँगा आप खुद ही बताइए कि जो आपने बताया कि मेरा गवर्नमेंट जॉब की तरफ इंक्लिनेशन जो था वो इतना अच्छा नहीं था। तो जब आपने सोच लिया कि चलो मैं इस एग्ज़ाम को छोड़ूंगा, बट ऑब्वियसली बात है एग्ज़ाम को छोड़ना इतना आसान, एक अच्छी जॉब को छोड़ना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो जब आपने डिसीजन लिया तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, क्योंकि पहले तो आपके घर में ही था कि गवर्नमेंट वाले करते कुछ नहीं, अब आपने कैसा माहौल बनाया, गवर्नमेंट वाले तो करते ही बहुत कुछ हैं। तो जब आपने ये डिसीजन लिया कि अब मुझे छोड़ना है, तो आपके घर का रिएक्शन क्या था? तो और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं बोलूँगा, ये बताएं ज़रूर आपको। तो जब मैंने एक्चुअली जॉब छोड़ी थी तो मैंने काफ़ी टाइम तक तो अपने घर पे बताया नहीं, व्हेन आई पुट द रिज़ाइन, मैंने अपने घर पे बताया भी नहीं था। तो एंड उसके बाद मैंने सबसे पहले फर्स्ट आई इन्फॉर्म टू मिस्टर अमोद कंठ, जो मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन प्रयास में थे, तो एंड ही वाज आल्सो चेयरमैन ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर्स सेक्टर काउंसिल, सो आई इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट दिस। सो उन्होंने भी मुझे अपने पास बुलाया एंड ही व्हाट यू वांटेड टू डू नाउ। So I told him about my aspirations and ambition. So he understood and he said ki okay fine, if you want to do that you should try civil service, and whenever you want to join again you can rejoin the organization, there is no issue in that. So that comfort he gave me, so that was real comfort. And second, फिर father actually हुआ क्या था कि मुझे भी एक्चुअली इतना अच्छे से ध्यान नहीं, लेकिन वो शायद मुझे कॉल कर रहे थे और इंस्टेड ही कॉल्ड माय फादर बिकॉज ऑफ द सेम नंबर। तो बाय मिस्टेक ही कॉल्ड माय फादर एंड फिर उन्होंने पापा को बताया कि ही रिजाइंड। तो पापा ने कहा मुझे तो नहीं पता। तो दैट टाइम फिर मैंने अपने घर पे गया, जब मैंने बताया और उनको समझाया कि दिस इज़ माय एस्पिरेशन, आई वांटेड टू बिकम सिविल सर्विस IAS ऑफिसर, तो 2-3 दिन लगे, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, इफ़ यू वांट टू डू ओके डू इट, बट ऑफ कोर्स एक प्रेशर होता है। और फाइनेंशियली उन्होंने कहा हाउ यू डू इट। सो एक्चुअली फॉर फाइनेंशियल आई वाज इनटू फ्रॉम 6-7 years आई वाज डूइंग शेयर मार्केटिंग। तो फाइनेंशियली आई वाज कंफर्टेबल कि ठीक है, मैं इतना तो उससे निकाल लूँगा कि मेरा गुजारा हो जाएगा। तो फाइनेंशियली आई वाज दैट मच स्ट्रॉन्ग। तो मैंने उन्हें कन्विंस किया कि फाइनेंशियली इशू नहीं आएगा, और ही सेड ओके गॉट इट।
तो पापा मान गए मतलब कि ठीक है आप कर लीजिए. बट यू हैव जस्ट मेंशन्ड अबाउट, जब से हमने बात भी की थी मिस्टर अमोद कंठ, सो ही इज़ वन पर्सन जो आपकी पूरी इस जर्नी में, आपकी जॉब प्रोफाइल में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. और आपने बोला कि मैंने उनको बताया कि सर मेरी ये एस्पिरेशन और मैं जाना चाहता हूँ. सो इफ आई टॉक अबाउट इन योर रोल व्हेन यू थॉट अबाउट बिकमिंग अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट, जब आपने सोचा तो उस जर्नी में उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल था इन यू नाउ ऑल्सो, कितना मोटिवेट उन्होंने आपको किया? ओवरऑल जर्नी में कितना मोटिवेट किया? सो जब मैंने प्रयास ज्वाइन किया था तो ऑफ कोर्स आई डिडंट मेट मिस्टर अमोद कंठ दैट टाइम, बट व्हेन ही गॉट टू नो अबाउट माय एस्पिरेशन एंड माय एबिलिटीज and I started interacting with them because he was general secretary, so my touch was not with him directly. But जब मैं मैनेजर बना और कोऑर्डिनेशन हुआ तो उनसे इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ, तो he saw कि okay there is somebody सुमित who यहाँ पे, so उन्होंने फिर I started working directly with him gradually and he gave me opportunities, he gave me a lot of projects. So one big moment was that when he gave me there was one project of UKRE with the UK India Research Initiatives. So he gave me this project to handle independently. So this was a big moment. And one more thing कि जब, and this was my first success, I could say कि I independently handled one big project, international level project, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग द कंक्लूजन. एंड उसमें एक एक्चुअली वो भी एक मेरा बहुत अच्छा मोमेंट था क्योंकि उसमें एक देयर वाज वन विजिट टू लंदन इन द प्रोजेक्ट, दैट वाज द पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट. सो बिकॉज आई वाज यंग एंड आई वाज वेरी मच यंग अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल, आई वाज वेरी मच यंग. तो मैंने उनसे पूछा कि सो सर विजिट में लंदन को हु विल गो, किसको भेजना है? तो उन्होंने कहा ऑफ कोर्स तुम हैंडल कर रहे हो तो तुम ही जाओगे. सेट की ओके थैंक यू. तो दैट वाज वेरी, मतलब उन्होंने जो मेरे पास ट्रस्ट किया एंड ऑल, तो दैट गेव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. एंड उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और अपनी लाइफ में मैं आगे ही बढ़ता चला गया. तो आई थिंक कुछ एक मोटिवेशन होता है. आई थिंक वो आपने बहुत अच्छा बोला कि कई बार होता है कि हमें अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस होता है. जैसे आपने बोला कि सर लंदन कौन जाएगा, उनको आप पे इतना ट्रस्ट था, इतना कॉन्फिडेंस था कि बोला नहीं आप करो, आप कर लोगे. मतलब ही हैज द सीन द पोटेंशियल इन यू कि यू कैन डू इट ऑन योर ओन. एंड नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन जर्नी, थोड़ा सा बात करते हैं. जब आपने सोच लिया कि यार अब मुझे यूपीएससी करना है, और यूपीएससी इज नॉट दैट इजी अ थिंग टू प्रिपेयर, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि यार कितना आसान था अपने आप को चेंज करना विद रिस्पेक्ट टू, बिकॉज आप जब एक जॉब प्रोफाइल में बैठे होते तो आपका पूरा का पूरा स्केड्यूल उस जॉब प्रोफाइल की तरह चलता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है. तो जब आपने सोचा कि अब मैंने जॉब छोड़ दी, ऊपर से पापा ने भी बोला कि हाँ भाई, तो आपने बोला कुछ टाइम तो मैं चला लूँगा, कोई चक्कर नहीं है, और आपने उनसे टाइम भी मांगा कि पापा मुझे 1 साल दे दीजिए फॉर माई दिस जर्नी. सो विथ ऑल दिस, what was the change in you from the job profile which you were doing, और जब आप एक एस्पिरेंट बने तो क्या चेंजेस लाए आप अपने आप में? वो भी एक इंटरेस्टिंग है क्योंकि अनदर स्टीरियोटाइप आई हैड बिफोर दैट वाज कि एक होता है जब मैं व्हेन आई वाज इन स्कूल की आर्ट्स के बच्चे और साइंस के बच्चे, मतलब आर्ट्स वो लोग लेते हैं जो नलायक होते हैं जिनके अच्छे स्कोर नहीं आते हैं. ये आई थिंक पूरे इंडिया में एक बहुत कॉमन ट्रेंड है कि मतलब आप नहीं, बहुत हमने भी बहुत सुना है कई बच्चों से कि सर हम आर्ट्स करते, तो हमें हमारे घर वाले बोलते हैं कि तुमने कुछ नहीं करते तुम आर्ट्स कर लो. तो आर्ट्स, और मेरे को कभी इंटरेस्ट भी नहीं था. इवन सोशल स्टडीज़ में मेरे सबसे कम मार्क्स आते थे और मैथ्स और साइंस में आई वाज तो सोशल स्टडीज़ में मेरे हमेशा एवरेज स्कोर गिराने का ही काम करता था. तो आई नेवर टुक इंटरेस्ट तो इन द सोशल स्टडीज. तो और ऑफ कोर्स आफ्टर वर्किंग देन ग्रेजुएशन में साइंस में हुई, फिर 10 इयर्स वर्किंग, उसके बाद एक जनरल स्टडीज़ को पढ़ना. बट रियली स्पीकिंग जब मैंने यूपीएससी स्टार्ट किया तो मेरे को 2 महीने में समझ आ गया कि रियल सब्जेक्ट्स, रियल वैल्यूज,
मतलब जो असली स्टडी पढ़ाई है वो 8 सब्जेक्ट ही है, साइंस वाज द एप्लीकेशन ऑफ इट। जो रियल फिलॉसफी जहाँ से सब कुछ बेस है, वो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, आप कोई भी लो, अगर वो नहीं होते तो साइंस नहीं आती। तो दैट आई अंडरस्टूड, और उनकी वैल्यू, तो जब मैं उनकी वैल्यू समझा और मैंने बहुत इंटरेस्ट लेके वो सब्जेक्ट्स पढ़े, सब कुछ करा, तो जितना मैंने 10 साल में नहीं सीखा था, मैंने उतना अपना 1 साल की यूपीएससी प्रिपरेशन में बहुत कुछ सीखा बाय स्टडिंग जनरल स्टडीज सब्जेक्ट। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ा। इवन माई स्टडी टाइम वाज अराउंड 14-15 आवर्स अ डे एंड विद इंटरेस्ट। इट्स नॉट दैट कि मेरे पास कोई लोड हो या कुछ हो, बट आई वाज एंजॉइंग दैट वन ईयर। अरे सुमित, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ना आपसे इसी चीज़ पे जो आपने बोला, क्योंकि जनरली कई बार क्या होता है, वी टेक अ डिसीजन कि हम जॉब छोड़ देते हैं, और काफ़ी बच्चे छोड़ भी देते हैं इस जॉब में, बट एक वो मोटिवेशन लेके आना कि मुझे 14-15 घंटे पढ़ना है, वो भी एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, तो उसके लिए आप क्या गाइड करोगे उन बच्चों को कि जो चाहते तो हम 14-15 घंटा पढ़े बट कई बार नहीं पढ़ पाते, तो क्या एक ऐसा जील था आपके मन में कि मतलब टाइमर था, या क्या ऐसा जील था कि आप टाइम वॉच करते थे, या फिर बस करना है तो इतना मतलब देर बैठना ही पड़ेगा? एक्चुअली टाइम मेरे लिए एक्चुअली इसलिए क्योंकि मैंने जो 10 साल काम किया, माय एक्चुअल वर्किंग आवर्स वाज मोर देन 12 आवर्स। तो 9-10 घंटे तो आप मेरे ऑफिस में ही लगा लो, इवन आफ्टर ऑफिस, क्योंकि द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैड, मेरा 24/7 टाइप ऑफ वर्क था। अच्छा। तो दैट वाज माय हैबिट, आई वाज वेरी मच हैबिचुअल ऑफ वर्किंग फॉर 14-15 आवर्स। तो टाइम मेरा इतना इशू नहीं आया था, मुझे ऐसा नहीं लगा मैं कुछ एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, तो मैं कंटिन्यूशन में था। और बिकॉज ऑफ माई फैमिली सिस्टम ना, मेरे को शुरू से ही हैबिट है कि सुबह 5:30 उठना है, रात को 11 बजे सोना है, क्योंकि मैंने अपने फादर में देखा है कि उन्होंने शुरू से, क्योंकि सुबह 7 बजे शॉप खोलनी है, रात को 9 बजे तक बंद करनी है, तो वो पार्ट ऑफ माई फैमिली सिस्टम है, तो वो मेरे लिए काफ़ी नॉर्मल था। और सेकंड आई सेड कि मेरे को बहुत इन्जॉय किया, तो क्योंकि मैं इन्जॉय करके लेके पढ़ रहा था, मेरे को इंटरेस्ट था, तो वो मेरे को कभी भी लोड नहीं लगा, क्योंकि आई वांट टू नो, इट्स नॉट कि मेरे को पढ़ना है इसलिए पढ़ना है, वो नॉलेज गेन करने के लिए। और आई वाज रियली फाउंड इंटरेस्टिंग दैट पार्ट। बट एक चीज़ है, यूपीएससी इंटरेस्टिंग बहुत लगता है, बट कहीं ना कहीं तो एक टाइम पे आके बंदे को लगता है ना, इतना पढ़ लिया यार, माइंड रिलैक्स भी करना होगा कुछ ना कुछ। मैं ना अभी आपको एक इमेजेस दिखाऊंगा, द बुक्स, कुछ फिलोसफिकल बुक्स आपने रखी हुई हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि एक इंटरेस्ट पढ़ाई की तरफ, दूसरा इंटरेस्ट आपकी फिलोसफिकल किताबों की तरफ, तो वो 15 घंटे में आपको वो पढ़ने का समय कब मिला? वो बुक शेल्फ एक्चुअली मेरा वर्किंग टाइम का है। तो यूपीएससी के बाद तो मैंने मुश्किल से 1-2 बुक पढ़ी हैं, जो अगर वो जैसे अमीश त्रिपाठी की आपने देखी होगी, तो वो रामायण सीरीज बाद में आई थी, तो वो मुझे था कि वो जब आएगी, आई वॉज वेटिंग फॉर दैट, तो उसके लिए मैंने टाइम निकल। बाकी मोस्ट ऑफ द बुक आई रेड बिफोर स्टार्टिंग फॉर यूपीएससी। और इसके अलावा फिलोसफिकल बुक्स एंड ऑल, थोड़ा बहुत मैंने प्लेटो, अरिस्टोटल, वो एज ए इंटरेस्ट मैंने बाद में पढ़े थे थोड़े फिलोसफी, मतलब सोफीज वर्ल्ड, सेपियंस, या काइंड ऑफ आपका एक स्ट्रेस रिलीफर भी हम कह सकते हैं। स्ट्रेस रिलीफर, मोटिवेशन, और थोड़ा इंटरेस्ट भी था मेरे को मैथोलॉजी। सर, आप जिन जिन बुक्स के नाम ले रहे हो ना, प्लेटो, एरिस्टोटल, बड़े बड़े लोग उस किताब को हाथ नहीं लगाते, और आप बोल रहे हो मैंने बस मजे मजे में पढ़ ली उसको। वो भी एक आईटी बैकग्राउंड, जिसने यूपीएससी भी सोचा, चलो मैं अब समझ रहा हूँ, और वो बंदा जिसको एसएसटी अच्छी भी नहीं लगती थी, और वो कह रहा है कि प्लेटो मैंने पढ़ ली सर, ठीक लग रही थी। वो एक्चुअली जो मैंने कहा ना, एसएसटी अच्छी नहीं लगती। एक्चुअली जो हम स्कूल में जब एसएसटी पढ़ते हैं और जो यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं, आई थिंक वो ज़मीन आसमान का डिफरेंस है उसमें। क्योंकि इवन मैंने सेम एनसीईआरटीज़ को जब पढ़ा, तो आई फाउंड देम वेरी इंटरेस्टिंग नाउ, एंड आई वाज अमेज्ड कि मैंने, मतलब हाउ कम कि स्कूल में इतना डिफ़िकल्ट था और आज इतना ईजी हो गया है। तो आई थिंक स्कूल में हम लोगों ने कभी बुक्स पढ़ी नहीं, टीचर्स ने क्वेश्चंस लिखवा दिए, आंसर लिखवा दिए, और हमने उसको रट के नहीं, बस आंसर वहाँ लिखने थे हमें, तो हमने कभी उसको समझा ही नहीं स्कूल टाइम पे। और मे बी, मतलब बिकॉज आई वॉज इन केंद्रीय विद्यालय, इट वॉज गवर्नमेंट स्कूल, तो मे बी आई डोंट नो द व्हाट करंट कल्चर इज देयर इन द स्कूल ट्रेंड, बट इट वॉज माई टाइम व्हेन कि बस मैं हमने लिखा दिया, बस इतना रट्टा मारा। आई थिंक सोशल स्टडीज थोड़ा सा लगता भी था कि बस इसको क्रैम करके लिख दो, नंबर आ जाएंगे। तो अब बात करते हैं, जब आपने यूपीएससी, बिकॉज यू वर गिविंग 14 to 15 आवर्स फॉर दिस जर्नी, आपने प्रीलिम्स दिया 2023 में, योर फर्स्ट प्रीलिम्स वाज दिया। टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट कि वो 14-15 घंटे की जर्नी जब आप उस एग्जाम में बैठे, ठीक है, और वो ऑल्दो नहीं हो पाया,
ठीक है, तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस देयर? ओके, तो माय एक्सपीरियंस कि 14-15 घंटे तो मैं पढ़ा। उसकी वजह से हुआ क्या, एक तो मेरे पास प्रेशर था कि मुझे क्रैक करना ही करना है, क्योंकि आई क्विट द जॉब एंड चैलेंज्ड कि मैं कर लूँगा, तो देयर वाज सम प्रेशर। सेकंड, बिकॉज आई ओवर स्टडीड, तो आई वाज मोर रिलाई ऑन माई नॉलेज देन माई एनालिटिकल स्किल्स। क्योंकि जब मैंने मॉक, उससे पहले एक्चुअली मैंने 10,000 क्वेश्चंस, अराउंड 100 मॉक टेस्ट आई सॉल्व बिफोर द एग्ज़ाम। तो मॉक टेस्ट में हमें होता है कि थोड़ा सा हम फ्री होते हैं तो हम अपना एनालिटिकल गैस भी करते हैं, तो इन माई मॉक टेस्ट माई मार्क्स वाज गुड, तो एक कॉन्फिडेंस था कि निकल जाएगा। लेकिन जब रियल एग्ज़ाम आया, और इस बार का जो आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम था वो थोड़ा डिफरेंट पैटर्न पे भी आया, तो इन द एग्ज़ाम हॉल देयर वाज प्रेशर कि शुड आई टेक रिस्क और नॉट। तो दैट वाज माय मिस्टेक, आई मोर रिलाई ऑन माय नॉलेज एंड whatever the questions I knew, I only attempted those questions and left other questions. So that was my mistake. If I could attempt those questions with analytical guess, I could have cleared that exam as well. एंड नाउ बिकॉज हम सोच रहे हैं कि हम यूपीएससी जर्नी की बात कर रहे हैं, तो मुझे यूपीएससी जर्नी की बात इसलिए करनी थी बिकॉज यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ आपका, Yes. और उसके बाद ही नाबार्ड आया, Right. और मुझे ये जानना है कि क्योंकि आप यूपीएससी में इंक्लाइंड थे पूरा, तो अब जब आपने नाबार्ड का एग्जाम देखा तो आपने क्या थॉट प्रोसेस लेके मुझे ये एग्जाम देना है? Okay. तो जब मेरा जैसे यूपीएससी प्री नहीं हुआ तो अगेन मेरे पास थोड़ा सा एक प्रेशर आया कि घर का, अब क्या, घर का कि अब क्या, यू सेट की बिकॉज ये पूरा 1 ईयर का जर्नी है, अगर नहीं हुआ तो अब अगले साल फिर से एक, मतलब 1 ईयर तो आपका एग्जामिनेशन साइकिल है और 1 साल पढ़ाई, 1 साल पढ़ाई पूरा। तो अगर लाइक 23 नहीं हुआ तो इसका मतलब 25 में जॉब लगेगी तो इट मीन 2 ईयर। तो मुझे था कि मुझे कुछ और देखना ही पड़ेगा, तो वहीं पे आरबीआई, तो मेरे को आरबीआई मैंने देखा था लेकिन वो आई मिस्ड, क्योंकि उस टाइम मैं यूपीएससी में बिजी था, तो आई मिस्ड दैट नोटिफिकेशन। सो सडनली आफ्टर 2-3 years आई स्टार्टेड अगेन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड आई वन डे आई सॉ द नोटिफिकेशन ऑफ नाबार्ड। तो फिर मी एंड माय फ्रेंड आरती, तो हमने देखा कि इसमें लेट्स सी पीवाई क्यों चेक करते हैं, इसमें क्या है। मैंने ये देख लिया था कि इट इज़ ऑल्सो ए गुड जॉब, ग्रुप पे पोस्ट है तो कोई इशू नहीं। तो पीवाई क्यों हमने देखा तो वी फाउंड ओके, तो डूएबल है, क्योंकि ईएसआई पार्ट तो वाज वेरी मच सिमिलर, जीके हमें पढ़ना ही होता है, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश इज़ फाइन, तो एआरडी पोर्शन में थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, दैट इज़ डूएबल। और कट ऑफ वाज वेरी लेस, तो हमने कहा लगता है शायद बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है या कुछ है क्योंकि कट ऑफ वाज वेरी लेस, वी आर शॉक्ड। तो हमने कहा चलो लेट्स ट्राई। तो देन अच्छा, तो फिर आई थिंक 16 अक्टूबर को 16 अक्टूबर वाज द एग्ज़ाम डेट, एंड यूपीएससी का हमने शेड्यूल बना ही रखा था, तो वो हम पढ़ ही रहे थे, तो हमने कहा चलो 2 घंटे हम एआरडी को भी देते हैं, रेस्ट तो हो जाएगा। तो एआरडी के लिए फिर यूट्यूब पे काफ़ी सारा हमने सर्च करा क्या क्या स्टडी मटेरियल है, तो जैसे जैसे हमें स्ट्रेटजी पता चली वी डिफाइन एंड वो निकल गया यूपी प्रीलिम्स हमारा और इसमें सबसे बढ़िया बात मैं आप सबको बता दूं कि इन्होंने ये जो फेस 1 वाली जर्नी अब ये बताएंगे ना, 25 दिनों में, ऑलमोस्ट 25 से 30 दिनों में इन्होंने फेस 1 निकाल दिया, और इन्होंने सिर्फ पीवाईक्यूज देखे थे। इन्होंने मुझे अब बताया कि मैं ग्रेड ए ऑफिसर है, बट इससे कुछ टाइम उन्होंने पहले बोला कि सर मुझे पता था ग्रेड ए ऑफिसर है, वो ग्रेड ए ऑफिसर करता है क्या और नाबार्ड क्या करता है, मुझे सिर्फ इतना पता था कि एग्रीकल्चर का कुछ है, समझा मैंने बाद में। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अ लिटिल बिट अबाउट योर जर्नी, बट इस जर्नी से पहले एक चीज़ मैं आप सबको बताऊंगा, बिकॉज अगर हम इतनी तरह से बात कर रहे हैं तो सुमित एक चीज़ आप आपके साथ शेयर करना चाहते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट दिस जर्नी, कि सुमित इज़ विजुअली इम्पेयर्ड। तो जब इन्होंने ये पूरी जर्नी देखी, मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप उन लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेट करो यहाँ पे आके, ठीक है, क्योंकि हम जर्नी के बारे में बात करेंगे, और ये जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है हर उस इंसान के लिए जो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि बाय नेचर वी माइट हैव समथिंग बट द डेस्टिनी इज समथिंग। तो उन लोगों के लिए भी सुमित आई थिंक बहुत ही बड़े मोटिवेशनल फिगर हैं
तो मैं चाहूँगा सुमित आप थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में बताओ और फिर हम इस जर्नी में पक्का आएंगे, क्योंकि आपने बताया कि आप दोनों, आपने और आपके फ्रेंड आरती ने मिलकर किस तरह इस एग्जाम को क्लियर किया, तो हम उसके बारे में भी जानेंगे। बट आई वांट द पीपल शुड नो अबाउट दैट थिंग ऑल्सो, जो आपने बोला था, मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा उनको मोटिवेट करूँ इस चीज़ के बारे में। ओके, तो जैसे मैंने बताया था कि जब मैंने जॉब छोड़ी तो माई फैमिली वाज वेरी वरीड। तो उसका मेजर रीज़न वाज ये था कि आई एम विजुअली इम्पेयर्ड। तो एक टेंशन हो गई थी कि अच्छी खासी जॉब चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो वाई यू टुक दिस डिसीजन, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा कल को। एक तो मतलब उसके पीछे फैमिली एक बहुत बड़ा प्रेशर फैमिली ज़्यादा हो प्रेशर गया। वो हो गया था। एंड सेकंड में विजुअली अपना अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज़ ए ग्रेजुअल। सो व्हेन आई वाज इन 8th क्लास, so because of headache and something I went to the doctor, eye doctor. तो that time he took some test and all. तो जब उन्होंने बताया कि पेरेंट्स को कि within a 4-5 years he will completely lost his vision, तो उस टाइम काफ़ी मेरे घर में था, क्योंकि बहुत शॉकिंग था कि अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है और 4-5 साल में एंड इवन डॉक्टर ने कहा कि आप इनकी पढ़ाई वगैरह छुड़वा के एक देहरादून में उन्होंने कोई बताया नेशनल कोई इंस्टीट्यूट है विजुअली इम्पेयर्ड, आप इनको वहाँ भेज दो, तो ताकि वो सीख सकें कि हाउ टू विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कैसे 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 करना होता है। तो उस टाइम काफ़ी कुछ हुआ मेरे घर में, काफ़ी सीन चला। तो बट मैंने उन्हें फिर कन्विंस किया कि छोड़ो, देखा जाएगा जो होगा, मैं नॉर्मली ग्रेजुएशन करूँगा, अपना नॉर्मल पढ़ाई करूँगा, नॉर्मल जॉब करूँगा एंड जो भी होगा देखा जाएगा। बट और फिर वो मेरा जो ग्रेजुअल था वो दिखने भी लगा, क्योंकि फर्स्ट आई लॉस्ट माय नाइट विजन, देन फील्ड विजन एंड देन विद इन 5-7 ईयर्स आई हैव लाइक पाइप टाइप ऑफ विजन, की आप जैसे एक पाइप से देख रहे हो। तो अभी 3-4 साल से आई एम ऑलमोस्ट 100% विजुअली इम्पेयर्ड। आई थिंक ये बात हमने डिस्कस जब करना चाहता था, तो मैं शायद शुरू में भी दोस्तों आपके साथ कर लेता, बट मैं नहीं चाहता था, बिकॉज जब मैंने इनसे पहली बार बात की थी तो फर्स्ट ऑफ ऑल विद ड्यू थिंग्स मुझे भी बिल्कुल नहीं पता, बट इन्होंने जब मुझे ये चीज़ बताई तो मैंने बोला कि आप खुद इस चीज़ को बताइए, बिकॉज बहुत एस्पिरेंट्स ऐसे हैं, दे माइट बी सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ थिंग्स। कहीं ना कहीं मन में आता है कि जैसे आपने बोला कि वो बहुत एक लो पॉइंट था ऑफ द लाइफ, बिकॉज 8th के बाद जब आपको ऐसे पता चला, और एक डॉक्टर ने भी आगे से ये बोला कि नहीं आप इनको विजुअली इम्पेयर्ड उसमें डाल दीजिए कि उस हिसाब से ट्रेंड हो जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि इतना लो पॉइंट एक लाइफ में आना, तो आपने वहाँ से अपने आप को मोटिवेट कैसे किया, बिकॉज आपकी जर्नी बड़ी अच्छी है, आप एक अच्छी पोजीशन पे गए, उस पोजीशन से जब आपने छोड़ा तो भी आपने बड़े विजन के लिए छोड़ा। आपने कभी भी अपनी जर्नी में ये नहीं सोचा ही नहीं दूर दूर तक कि मेरे पास ऐसा कुछ लिमिटेशन है, क्योंकि जनरली ये चीज़ें आती हैं माइंड में जब हम ऐसा कुछ किसी से बात करते हैं, तो ये पक्का आता है। तो आपका एक सोर्स ऑफ, मैं चाहता हूँ इस चीज़ को लेके, इस लो पॉइंट से लेके आपका वो मोटिवेशनल फैक्टर क्या बना कि मुझे करना है। तो एक्चुअली 12th तक तो मेरे को विजुअली में इतना नहीं था, तो 12th तक तो मेरा निकल गया है, इतना कोई डिफरेंस नहीं था, क्योंकि ओनली नाइट विजन वाज, और तो डे में इतना ओके। बट और कॉलेज में टाइम पे सो आई वेंट टू अलवर। अच्छा, मुझे थोड़ा सा घर से बाहर निकलना था, क्योंकि अदरवाइज़ मैं घर में ही रह जाता। तो अगेन मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि मुझे बाहर जाना है दिल्ली से, तो ताकि, क्योंकि जब तक वो स्ट्रगल नहीं आएंगे लाइफ में, चैलेंजेस नहीं आएंगे, आई कांट लर्न थिंग्स। तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को तो सेट की ओके अलवर में, फिर आई टुक एडमिशन। तो वो एक काफ़ी अच्छी जर्नी थी, और वहाँ पे फिर मेरे को काफ़ी गुड फ्रेंड्स मिले, तो मेरा फ्रेंड्स को बुक का बहुत सपोर्ट रहा। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, राहुल हैं, विभोर है, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया वहाँ पे। तो कभी भी मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ कि आई एम विजुअली इम्पेयर्ड, और मैंने खूब, जैसे नॉर्मली लोग कॉलेज मस्ती एंड ऑल, आई डिड एवरीथिंग लाइक एज ए नॉर्मल। जब वर्किंग मेरी लाइफस्टाइल हुई तो ऑफ कोर्स मैंने कहा जैसे मिस्टर अमोद खंड, तो उनका तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट था ही। मोटिवेशन में आई हैड वन फ्रेंड सोनिया, तो उन्होंने मुझे उन्होंने भी, उनका भी था कि शी वॉज़ वेरी प्राउड ऑफ मी
कि शी ऑलवेज सेड कि यू आर वेरी टैलेंटेड यू एंड ऑल। सो क्योंकि जब तक मेरा विजन थोड़ा सा लूज़ हो चुका था तो थोड़ा सा डिमोटिवेट आ गया था कि ओके कैसे कैसे करना है। तो उसके अंदर उन सोनिया का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि शी इज़ वेरी प्राउड एंड सडन ग्रेजुअली आई सॉ माई सेल्फ विद हर आइज, आई ऑल्सो प्राउडेड ऑन मी। दैट वॉज ए आई कैंट एक्सप्लेन बट मतलब एक ऐसा मोमेंट हो गया जब आपने सोचा कि अब कुछ करना है बड़ा। तो अब आते हैं थोड़ा सा, जब आपने ये चैलेंजेस फेस किए, मैं थोड़ा सा सुमित आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आपने एग्जाम्स किए तो कभी कोई ऐसा मतलब कोई वर्ड्स हो या कुछ हो, कई बार क्या होता है हम लोग खुद तो बहुत मोटिवेट हो जाते हैं बट कोई ऐसा चैलेंज सामने आ जाता है कि वहां से हम फिर अपने वो पुरानी डगर पे शुरू हो जाता है कि डीमोटिवेट हो जाएंगे, नहीं होगा। आपने बोला मेरी मोटिवेशन जर्नी बहुत अच्छी है, बट इट्स दिस होल जर्नी, जब आपने ये यूपीएससी वाला एग्जाम भी दिया, क्योंकि आपने काफी टाइम बाद एग्जाम दिया फ्रॉम आफ्टर योर ग्रेजुएशन, जब यूपीएससी दिया, और फिर आपने जब इस नाबार्ड एग्जाम की प्रिपरेशन की, जर्नी वाइज आपका बहुत सही सिस्टम चल रहा था क्योंकि आप एंजॉय कर रहे थे, आपको मजा आ रहा था। कभी आपने अपने आप पे सेल्फ डाउट किया? तो सेल्फ डाउट नहीं, जब ये यूपीएससी के टाइम पे मेरे को काफ़ी इश्यूज आए, क्योंकि फर्स्ट तो एक कलेक्टिंग रिसोर्सेज, बिकॉज देयर आर नॉट मच रिसोर्सेज अवेलेबल डायरेक्टली इन द मार्केट। लाइक आप यूट्यूब पे जाओगे तो बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट यूपीएससी, बट आप अगर ये सर्च करोगे यूपीएससी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, यू विल फाइंड नथिंग। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस से कांटेक्ट किया, और कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं वो क्या करते हैं। देन आई फाउंड कि सम सॉफ्टवेयर्स आर देयर कि जो टेक्स्ट टू स्पीच विजुअल, तो दैट एंड देन आई कलेक्टेड द रिसोर्सेज वट एवर द अवेलेबल। सेकेंड डिफिकल्टी आई फाउंड वाज आई नीड somebody as a scribe or companion who can read question for me, with whom I can solve question and answer एनालिसिस, क्योंकि आप सब कुछ कंप्यूटराइज लैंग्वेज पे पढ़ के नहीं हो पाता है वो। एट लास्ट आपको ह्यूमन वॉइस चाहिए साथ में, और क्योंकि आपको रियल एग्जाम में स्क्राइब ही होगा तो आपको एक प्रैक्टिस के लिए साथ में चाहिए कोई इंसान। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर आपको कोई कंपेनियन स्क्राइब जो आपके साथ में सारा दिन पढ़ रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरी लाइफ में। देन लास्ट ईयर आई मेट आरती, तो she helped me in that lot. She actually read more than 25,000 questions, अगर मैं बताऊँ यूपीएससी नाबार्ड सब मिला के। तो we had solved around more than 200 mock tests and with analysis, and apart from the lecture notes and all, so we solved so many things, so that helped me a lot. I think क्रेडिट मतलब आपका, आप कह रहे हो कि हाफ क्रेडिट आरती को भी जाता है इस जर्नी का। तो सुमित, जैसे आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे रेस किया, मैं चाहता हूँ कि देयर विल बी सम स्टूडेंट्स फॉर यू आई कैन से कम्प्लीटली, यार आप उनके लिए रोल मॉडल हो। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप हो उनके लिए बहुत बड़े रोल मॉडल हो। आई थिंक आप नॉर्मल लोगों के लिए भी बहुत बड़े रोल मॉडल हो जब आप ये सक्सेस स्टोरी देख रहे होंगे। आपने बोला एक चैलेंज मेरे लिए था कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए सोर्सेज इकट्ठे करना बहुत मुश्किल था। तो आपने कुछ सोर्सेज आप बताओगे, अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये सेशन देख रहे हैं, उनको हेल्प मिल सके उन चीज़ों से? तो उसमें एक्चुअली अगर आज से मैं 4 साल पहले बात करूं तो इतना इन्फॉर्मेशन वो नहीं था अवेलेबल, लेकिन बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम पे कोई भी नॉर्मल रिसोर्सेज जो बुक्स हैं, हम उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ह्यूमन वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई गॉट टू नो अबाउट लाइक आई यूज़ वॉइस ड्रीम रीडर, तो उसके अंदर हम कोई भी अगर बुक इंसर्ट करेंगे तो वो ह्यूमन वॉइस में उसको ट्रांसलेट कर देती है। तो बुक्स रीडिंग आई डिड फ्रॉम दैट। Then lecture I normally did like any lectures, so YouTube lectures and all, तो जैसे सब लोग सुनते हैं बट विजुअली नहीं है, लेकिन सुन के अब उसमें ये होता है कि विजुअली को एक बार ही देखने समझ आ जाता होगा, तो मुझे 3-4 बार देखनी पड़ती हैं वो वीडियोस। सो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। पर आप 3-4 बार उस वीडियोस को देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि अंडरस्टैंड द टॉपिक। ठीक है, और अब आते हैं आपके बहुत इमोशनल जर्नी से थोड़ा सा आते हैं दोबारा आपके एग्जाम जर्नी के ऊपर, जहाँ से हमने इस चीज़ को पूरा बताया। बिकॉज माई पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग दिस जर्नी हियर सो दैट मैंने वो स्टॉप इसलिए किया था बिकॉज हमें जर्नी लग रहा है कि बड़ी थोड़ी सी स्मूथ सी जर्नी है यार, बड़े आराम से बंदा निकाली जा रहा है, कुछ है ही नहीं है। बट वो जो पीछे का एक आप देख सकते हो कि जो बैकग्राउंड में चीज़ चलती है, जो डिफिकल्टीज हैं, आई थिंक ये बहुत हंस के आराम से आपको मज़े से बता रहे हैं कि नहीं सर मुझे ये लग रहा था तो मैंने वीडियोज़ देख ली,
मुझे नहीं मिला तो मैंने एआई को यूज़ कर लिया। दैट शोज के हाउ मच मोटिवेटेड एंड हाउ मच कॉन्फिडेंस ही हैज़ इन हिमसेल्फ। और यही शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप इस ऑफिसर बने हो, मुझे लगता है कि पक्का होगा। अब आते हैं इसके जर्नी के ऊपर। आपने बोला मैंने यूपीएससी, क्योंकि आपने बुक्स वगैरह पढ़ी होंगी, अच्छी तरह पढ़ा होगा और तैयारी थी अच्छी, फिर आपने PYQs देखे। अब जो ARD वाला कंपोनेंट आप बता रहे थे, वो एक ना कंप्लीटली ही डिफरेंट चीज़ है। Yes. वो तो हम बोलते हैं RBI वालों के लिए भी ARD बहुत खतरनाक चीज़ है। Yes. और आपका तो ना बैकग्राउंड और दूसरी बात ये, आप कर रहे थे यूपीएससी की तैयारी और आपका फोकस भी उधर था। तो इन 25 डेज में आपने वो एक क्या स्ट्रेटेजी बनाई कवरिंग ARD एंड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन? बिकॉज इतना सिमिलर भी नहीं है। राइट। यूपीएससी के बच्चों को फायदा होता है बट 25 दिन में पढ़ना फिर भी। तो क्या प्लान था आपका पूरा? तो उसमें अगर मैं आपको सीधे 8 सेक्शंस होते हैं उसमें जी। तो अगर मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, तो मेरे को थोड़ा यूपीएससी के टाइम पे मेरे को CSET अपना और स्ट्रॉन्ग करना था। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक विजन 8 ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ से अपना स्पीड अप करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था उनके साथ। तो वहाँ से मेरा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश का ऑलरेडी एक स्पीड अप प्रोग्राम चल रहा था प्रैक्टिस के लिए। सेकंड कंप्यूटर, बिकॉज मेरा एक अच्छा बैकग्राउंड है कंप्यूटर में और इंग्लिश इंटरेस्ट भी है, तो कंप्यूटर वाज नॉट डिफ़िकल्ट फॉर मी। डिसीजन मेकिंग के लिए जब मैंने PYQs देखे तो दैट वाज वेरी मच डूएबल। और सीइंग द कट ऑफ, क्योंकि अराउंड 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाज ओनली कट ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो इसको भी मैंने कहा इतने तो हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने 4-5 घंटे की वीडियोस देखी और साथ में MCQs किए, तो वो दैट वाज ईजी। ESI के लिए क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही मिनिस्ट्री के साथ, मैंने 10 साल स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स में ही काम किया था, तो आई नो अबाउट द निटी-ग्रिटी। बट ऑफ कोर्स कि इतना डिटेल मतलब वो मेरे को दैट वाज अगेन अमेजिंग थी कि जब मैंने उन स्कीम्स में काम कर रहा था और जब मैंने इसको स्कीम्स को पढ़ा तो आई वॉज अमेज कि जब मैं काम कर रहा था मुझे उससे भी ज़्यादा मुझे उसमें पढ़ना पड़ा कि जब मैं काम कर रहा था उन स्कीम में तभी मुझे ये बात नहीं पता थी और अब पढ़ के पता चल रही है। तो मतलब थे कुछ पॉइंट्स थे ऐसे, तो दैट वाज अमेजिंग थिंग। बट schemes also, but I know the nitty-gritty of the schemes, so that was easy for me to understand those schemes. ARD के लिए था क्योंकि उसमें कुछ पोर्शन मेरा इकोनॉमिक वैसे भी फेवरेट सब्जेक्ट था, बट उसमें एग्रीकल्चर का पोर्शन कुछ मेरा सेम था। तो ARD में मैंने क्या सोचा कि जो फैक्ट्स हैं, स्टैटिक पार्ट है, आई थॉट कि क्योंकि कट ऑफ वाज लो तो मैंने कहा 40 में से ठीक है 20 मार्क्स भी आ जाएंगे, 30 मार्क्स 25 मार्क्स भी, आई टारगेट फॉर 25-30 मार्क्स। तो 15 मार्क लाइक साइंटिफिक ये रजिस्टरिंग, मेमोराइजिंग दोन साइंटिफिक नेम्स, स्पीसीज़ के नाम बहुत ज़्यादा वेस्टर्न वाले, तो उसके लिए मैंने सिर्फ कॉमन बेसिक पॉइंट्स पढ़े। तो उसके लिए मैंने ARD स्टैटिक सीरीज़ देखी एड्यूटैप की, तो उस पर दैट वाज वेरी इजी। आई फाउंड दैट वन इजी कंसेप्चुअल। अगर आप उसमें 30% ARD में छोड़ दो और 70% पढ़ो तो दैट वाज इजी पोर्शन ऑफ ARD। तो मैंने सिर्फ 70% ही किया और उसको फिल्ड अप किया विद MCQs। तो MCQs के थ्रू थोड़े थोड़े मुझे फैक्ट्स वैसे भी याद हो गए, तो प्रीलिम्स के लिए दैट वाज फाइन फॉर मी। एंड इफ आई टॉक अबाउट, बिकॉज यू हैव मेंशन्ड अबाउट कि मेरा UPSC वाला ही कहीं ना कहीं वो पुश कर गया और उसी ने मुझे वो 25 डेज इज अगेन दैट थिंग दैट हैज पुश्ड मी। बट what changes you have made to your study plan? Because जैसे UPSC में हम लोग GS पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, आपने दोबारा GS पढ़ना स्टार्ट किया होगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं yes NABARD focuses on merit section of GA, ESI, ARD, that's one thing, that's obviously there, but नॉन मेरिट जैसे आपने बोला कि मैंने 2-3 घंटे की वीडियो देखी, पर फिर भी वो एक स्टडी प्लान क्या था कि आपने पूरा प्लान बनाया कि अब 25 दिन है और ये ही प्लान फॉलो होगा? यस। तो फर्स्ट थिंग तो मैंने जो चेंज करी कि मैंने अपना जो स्टडी टाइम UPSC में 14-15 घंटे था उसको 8-9 घंटे पे किया, क्योंकि दैट आई रियलाइज़ कि इतना नहीं है रिक्वायरमेंट पढ़ाई के लिए, तो मैंने उसको 8-9 घंटे पे शिफ्ट किया। एंड जैसे मैथ्स CSET के लिए आई टुक कि स्पेशली 2 घंटे मुझे रोज़ प्रैक्टिस करनी है। ARD के लिए मुझे रोज़ 2 घंटे करना है, साथ में MCQs करने हैं 2 घंटे। तो 7-8 आवर्स का मैंने कंपार्टमेंट बनाए। और ये PIB न्यूज़ के लिए और हिंदू एनालिसिस मेरा वैसे भी डेली हैबिट है कि रोज़ मुझे सुबह द हिंदू पढ़ना है, तो वो मेरा पहले से है। तो बैकग्राउंड उसमें मेरा काफ़ी काम आया और साथ में एनालिटिकल स्किल्स भी मेरे काफ़ी काम आए
सॉल्विंग प्रीलिम्स। एंड सुमित यू हैव टेल्ड वन थिंग कि आपने अपने यूपीएससी में बताया कि आपने एमसीक्यूज मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा दिए यस। और आपने अपने एनालिटिकल स्किल पे बहुत काम किया। जब आप इस 25 दिन में आपने काम किया, तो मुझे थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट्स को पक्का गाइड कीजिए व्हाट एक्चुअली इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एन एनालिटिकल थिंग। क्योंकि हम मॉक टेस्ट करते हैं, हम अपने मार्क्स देख के हैं, मार्क्स कम आ गए तो हम डर जाते हैं कि हम पहले ही अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। और दूसरी बात है, कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमने बहुत बढ़िया एनालिसिस किया है, बट एक्चुअल में जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं, कई बार हम उसको ढूंढ ही नहीं पाते कि मेरी वीकनेस कहाँ पे है। तो आपका एनालिटिकल पर्सपेक्टिव क्या था? मतलब आपका क्या कुछ टिक मार्क था कि ये लिस्ट है मेरे एनालिटिकल पॉइंट्स की जिस पे मुझे काम करना है? तो एक तो था जब हमने पढ़ते थे, तो एक कि जब हमने कोई फैक्ट्स पढ़ा, फॉर एग्जांपल कि ठीक है इसको नोबेल प्राइज़ मिला, तो सिर्फ इतना नहीं कि इसको नोबेल प्राइज़ मिला, क्यों मिला, उसके पीछे कोई तो रीज़न होगा कि क्यों नोबेल प्राइज़ इन्हीं को क्यों मिला। अगर इकनॉमी में इनको मिला तो इनको ही क्यों मिला, किसी और को भी मिल सकता था, कुछ तो किया हो। तो उसके एक थोड़ा पीछे हमें थोड़ा गूगल वगैरह करना पड़ता है, पीछे बैकएंड में जाना पड़ता है। गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जैसे, तो दे आर वेरी लॉजिकल। अगर आप थोड़ा सा उनको जाओगे डीप में तो दे आर वेरी मच, जो पॉलिसी लेवल्स हैं, हमारी पॉलिसीज़ हैं, वो बहुत लॉजिकल हैं। तो अगर आप एमसीक्यूज़ में गवर्नमेंट स्कीम्स में लॉजिक लगाओगे तो कि हाँ ये लॉजिकली सही स्टेटमेंट है, वो पता चल जाता है पढ़ के कि हाँ ऑफ कोर्स ऐसा किया जाएगा। अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को कुछ दिया जा रहा है तो वो ठीक है, लॉजिकल है। अगर ये बीपीएल के लिए दिया जा रहा है तो, और सेकंड पैटर्न्स, जैसे अगर मैं कहूँ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो अगर आप सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में देखोगे तो 3% इंटरेस्ट सबमिशन मिल रहा है। तो कुछ पैटर्न्स आपको नोट करने पड़ेंगे कि ये पैटर्न्स हैं। तो जब आप इस तरह से पढ़ोगे तो आप सिंक कर जाओगे गवर्नमेंट पॉलिसी और आपका ब्रेन। तो जब हमारा गवर्नमेंट की पॉलिसी और हमारा ब्रेन सिंक करेगा तो जो चीज़ आपने नहीं भी पढ़ी होंगी, तो एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग दोज पेपर, तो इट वाज बेसिकली डिसीजन मेकिंग कि आपके पास क्वेश्चन आया, अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर होते तो आप क्या करते। अगर वो स्टेटमेंट, अगर आप, मैं कोई एग्जांपल बताऊँ, बट वो लाइन पढ़ के आपको लॉजिकल लगेगा कि हाँ ठीक है, अगर मैं गवर्नमेंट ऑफिसर होता तो ये ऐसा करता या नहीं करता। तो बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू सिलेक्ट कि दिस स्टेटमेंट कुड बी करेक्ट और इनकरेक्ट। तो दैट इज़ देयर। एक एग्जांपल जैसे मैं मेंस में दूं, जैसे एक नेशनल सिकल सेल एनीमिया पे क्वेश्चन था, तो देयर वर 4 स्टेटमेंट्स इन दैट। तो 3 वर तो फैक्चुअल आई न्यू कि ठीक है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अब 1 स्टेटमेंट वाज देयर कि नेशनल सिकल सेल एनीमिया मिशन वाज लॉन्च्ड इन 17 स्टेट्स इंक्लूडिंग केरला। तो अब आई नीड टू फाइंड कि ये सही हो सकती है, गलत हो सकती है, क्योंकि इतना मैंने नहीं पढ़ा। 17 मुझे थोड़ा सा फिगर थोड़ा धुंधला याद था, बट इतना याद नहीं था आ रहा था। तो उसके, लेकिन मुझे इतना पता था कि सिकल सेल एनीमिया मिशन वाज जनरली फाउंड इन, सिकल सेल एनीमिया इज फाउंड इन ट्राइबल्स पॉपुलेशन। और इतना मुझे थोड़ा सा पॉलिटिकली आइडिया है कि अराउंड 17 स्टेट्स ही हैं इंडिया में जो विच हैव गुड नंबर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, एंड केरला इज़ वन ऑफ देम। So based on that background analysis, I marked it correct and it was correct statement. So इतना रिस्क और इतना गैस आपको एग्जाम में करना ही पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ पढ़ के नहीं जाया जा सकता। नबार्ड भी बहुत डीप में जाता है हमें। आई थिंक इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। आई थिंक मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो इनका एनालिटिकल एबिलिटी है वो है। नाउ कमिंग टू द डी डे ऑफ दिस एग्जामिनेशन, जैसे आपने बोला आपने तैयारी तो कर ली, 25 दिन में एनालिसिस बना लिया, बट दिस इज नबार्ड एग्जामिनेशन जितना आसान लग रहा है इतना आसान नहीं था, राइट, है ना? और आपने बोला कि मैंने लॉजिकल थिंकिंग, बट इन द एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली इन फेज 1 में बात करूं तो शायद हमें इतना टाइम नहीं मिलता विद रिस्पेक्ट टू कि हम इतना लॉजिकली सोचें, क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक टाइम में मेरिट सेक्शन भी करना है और नॉन मेरिट सेक्शन भी करना है। तो आपका स्ट्रेटेजी क्या था? कि कोई टाइम स्ट्रेटेजी था कि बस मुझे इतना टाइम ही देना है यहाँ पे? यस, तो प्रीलिम्स के लिए मैंने टाइम एक डिसाइड करा हुआ था, जैसे कि एग्जैक्टली मुझे याद नहीं मैंने उस टाइम बनाया था, बट लाइक ARD के लिए मुझे 20 मिनट्स ही देने हैं। मैं जिस भी क्वेश्चन पे होऊंगा आई विल जंप टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। सिमिलरली ESI के लिए मुझे इतना ही टाइम देना है। तो आई स्टार्टेड विद द मेरिट सेक्शन, आई कंप्लीटेड आई थिंक 1 घंटे में मैंने तीनों जितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे, एंड देन आई जंप बैक टू द क्वालिफाइंग सेक्शन। क्वालिफाइंग सेक्शन के लिए आई थॉट कि आई विल डू द 50%, आई विल अटेम्प्ट 50%, नॉट मोर देन दैट, एंड इफ आई फाउंड इट ईजी देन आई कुड गो फॉर मोर, एंड इफ आई फाउंड इट डिफिकल्ट आई कुड डिक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चन।
देन फिर था मेरा आई थिंक हाफ एंड 45 मिनट्स के अराउंड क्वालिफाइंग सेक्शन हो गया था जितना मैंने सोचा हुआ था. देन आई जम्प बैक टू द मेरिट सेक्शन एंड रेस्ट ऑफ द टाइम आई कंप्लीटेड द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन. सो दैट वर्क फॉर मी. और ना इन्होंने एक बड़ी चीज़ में जिन्होंने एनालिटिकल चीज़ों की बात की ना, तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देखोगे कि इन जो टाइमिंग वाला जो सिस्टम है ना, इन्होंने नोट्स कितने बेटर अपने स्ट्रक्चर्ड किए हुए हैं, वो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख भी रहोगे कि बड़े स्ट्रक्चर्ड से नोट्स बनाए हैं. उन्हीं को उन्होंने टाइम नोट रखा हुआ था. एंड नाउ लेट आई टॉक अबाउट कि अब आप फेस 1 से आए बाहर, ठीक है. आप तो वैसे ही गए थे कि चलो ये यूपीएससी की तरह के मेरे को प्रेशर है तो मैं इस एग्जाम को देता हूँ. अब जब आपका फेस 1 का रिजल्ट आया, यस, और फेस 1 फेस 2 को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, राइट. ठीक है. तो आप यू वर एक्सपेक्टिंग द थिंग कि मेरा फेस 1 हो गया, लेट मी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फेस 2, या यू थॉट कि चलो दे आए हैं, वेट करते हैं, हो गया तो फिर फेस 2 की तैयारी शुरू कर देंगे? नहीं, मैं क्योंकि माई एग्ज़ाम वाज गुड, सो आई कि हो जाएगा, मैं आई वाज कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा, तो आई स्टार्टेड बट विद नॉट दैट मच फेथ, बट आई स्टार्टेड एटलीस्ट कि मैंने कहा इकोनॉमिक्स सेक्शन एंड एआरडी सेक्शन का थियोरेटिकल पार्ट आई स्टार्टेड रीडिंग. तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया था. बट ऑन 5th of November आई गेस द रिज़ल्ट केम, 4th और 5th. आफ्टर दैट उसके बाद फिर मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई, टाइम बढ़ाया. देन आई डेडिकेटली स्टडीड फॉर मेंस and then mainly focused on the answer writing. I took one main series as well, test series for mains. I solved question वही again scribe के साथ आई. तो उसमें भी मेरा टाइम इशू आ रहा था, क्योंकि एक तो उसमें प्रॉब्लम मेरे पास साथ थी कि यूपीएससी, और बिकॉज ऑफ माई वर्किंग एक्सपीरियंस आई हैड अ हैबिट टू आंसर इन अ शॉर्ट पॉइंट वाइज आंसर, कि यूपीएससी की रिक्वायरमेंट भी 150 एंड 200 वर्ड्स है. एंड इन ड्यूरिंग माय जॉब आल्सो मिनिस्ट्री से क्वेश्चन आया, अब उसका हमें पॉइंट टू पॉइंट ही आंसर लिखना होता था. तो सेम टाइप ऑफ हैबिट मेरी वहाँ से भी थी कि ज़्यादा स्ट्रेच करने की आदत नहीं थी. तो एक स्ट्रेचिंग के लिए मेरे पास इशू आया था. लेकिन उसके लिए फिर मैंने क्या किया, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए मुझे फैक्ट्स और बहुत सारी स्कीम्स ऑलरेडी याद थी, क्योंकि बहुत टाइम नहीं गया था, तो मुझे बहुत सारे फैक्ट्स और स्कीम्स के बारे में याद था. तो व्हाट आई डिड कि मैंने पॉइंट वाइज आंसर लिखे और पॉइंट्स वाइज के साथ एग्जाम्पल्स ऐड कर दिए इन फॉर्म ऑफ स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स. सो उसकी वजह से कुछ मेरे आंसर स्ट्रेच हो गए, बट स्टिल मैंने 600 के जो आंसर्स थे अराउंड 400 to 450 वर्ड्स में लिखे थे, और 400 वाले अराउंड 300 वर्ड्स में. तो आई थिंक तो इट फॉर मेंस आई वाज इन डाउट कि वेदर आई कुड क्लियर और नॉट, बट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, बट आई थिंक नाबार्ड अवॉर्डेड दैट. मैं आपको यही पूछना चाहता था, बिकॉज ये ना एक बहुत कॉमन डाउट होता है फॉर दोस पीपल, जो आपके मन में भी है, था मतलब है तो नहीं, कि हमें होता है कि हमें 600 वर्ड्स में आंसर लिखना है, और आपने 400 वर्ड्स में आंसर लिखा. तो व्हाट डू यू थिंक दैट, जो आपको लगता है कि शायद अगर मैं 600 वर्ड्स में मैंने नहीं लिखा, आई नो कि मैं नहीं लिख पाऊंगा, बट वो जो मैंने 400 वर्ड्स या 300 वर्ड्स लिखे हैं, तो आपको क्या था कि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे पता है कि दैट विल रिवॉर्ड मी? या उसमें मेरा जितना था मेरा डिट्टो द पॉइंट टू पॉइंट आंसर, व्हाट इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, और बहुत कंटेंट, क्योंकि यूपीएससी की वजह से मेरा कंटेंट क्वालिटी वाज कॉन्फिडेंट कि मेरे कंटेंट वाज गुड, एंड पॉइंट वाइज कि कोई भी पढ़ेगा तो ईजिली अंडरस्टूड द क्रक्स की ओके द पर्सन नोज. सो दैट वाज, एंड उसमें मैंने डिसाइडेड था, उसमें भी अच्छा, और मैंने टाइम स्ट्रेटजी यूज़ करी थी कि फॉर वन क्वेश्चन आई विल गिव दिस मच टाइम, कि 15 मिनट्स हो गए, आई विल कंक्लूड दैट आंसर बट वेयर एवर आई वॉज एंड जम्प टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और अगर मेरे पास लास्ट में टाइम बचा तो आई विल ऐड द पॉइंट्स इन द बॉडी सेक्शन. सो एक्चुअली दिस एग्जाम इज इन कंप्यूटर, तो दैट काइंड ऑफ फैसिलिटी वी हैव कि हम बाद में अपना पॉइंट ऐड कर सकते हैं मेंस में. तो ये हमारे पास यूपीएससी में नहीं होती, बट यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर में एग्ज़ाम होता है, तो इसका एक फ़ायदा है कि हम बाद में अपना पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं मेंस. एंड कमिंग टू वन पॉइंट सुमित, थोड़ा सा जैसे आपने बोला कि मैंने डिस्क्रिप्टिव किया, अब अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, दिस ईयर्स नाबार्ड एग्जामिनेशन जनरली नाबार्ड हैज द टेंडेंसी टू आस्क लॉट एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स, ऑलमोस्ट 60-70% हो जाता है. क्वेश्चंस इस बार भी थे गवर्नमेंट स्कीम्स के, एक तो वो इतने डायरेक्ट नहीं थे. इफ आई टॉक अबाउट द क्वेश्चन ऑन नरेगा, दे वर सो मच इन डेप्थ, वी नो क्वेश्चन विल बी कमिंग, पर बहुत अंदर आया था. क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, थोड़े से मतलब डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आए थे. सो बिकॉज आपने टाइमिंग, आपने बोला मैंने डिस्क्रिप्टिव पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, तो वो जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट था उसको आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि आपको लगा कि मेरा डिस्क्रिप्टिव में हो सकता नंबर कम हो, ऑब्जेक्टिव में आपको था कि मेरा बहुत अच्छा हुआ है.
नहीं, ऑब्जेक्टिव मेरा बहुत पुअर हुआ था। तो ऑब्जेक्टिव में एक्चुअली अराउंड 30 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें मुझे 8-9 क्वेश्चन से ऐसे ज़्यादा नहीं थे जिसमें आई वॉज कॉन्फिडेंट कि ठीक है इसका यही आंसर होगा। फॉर अबाउट रेस्ट ऑफ देम इट वाज टोटली गेस वर्क, कैलकुलेटिव गेस। जैसे मैंने आपको वो केरला वाला सिकल सेल एनीमिया का एग्जांपल दिया, स्कीम्स वही थी, मनरेगा से थे, सिकल सेल, सब प्रोबेबल क्वेश्चन ही। द स्कीम्स अगर मैं कहूँ तो सब प्रोबेबिलिटी थी कि हाँ इन्हीं स्कीम से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जितना वो डेप्थ में क्वेश्चन थे इतना मुझे नहीं लगता कि, जैसे अगर मैं मनरेगा बताऊँ, मनरेगा हर कोई पढ़ता है, लेकिन द क्वेश्चन वाज कि शेड्यूल कास्ट के लिए मिनिमम वर्किंग डेज कितने हैं। बिल्कुल। तो ये मैंने सभी इंस्टीट्यूट के मैराथन देखे थे, सब कुछ देखा था, मुझे नहीं लगता किसी ने भी ये बात बताई थी। तो और जितनी सारी बातें हमने पढ़ी थी वो सारा पैरा में लिखा हुआ था, तो जितना पैरा में लिखा ये तो मुझे पता है। क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया कि शेड्यूल कास्ट में कितना है, व्हाट आई डू, तो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो इसलिए मैंने कहा कि नॉलेज पे आप बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते, आपको लेना ही पड़ेगा कैलकुलेटिव गेस। और आपने जो मतलब कैलकुलेटिव गेस की बात की, मतलब आप, मुझे ऐसा लगा कि आप इस टाइम बहुत रिलैक्स थे, क्योंकि शायद आप उस ओपिनियन से ही नहीं गए थे कि यार हो गया तो हो गया, नहीं तो मेरे बैक ऑफ द माइंड यूपीएससी ही चल रहा है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं वो जब हम बहुत बेनिफिट करता है? यस, वो मुझे बेनिफिट कर गया, क्योंकि अगर मैं अंडर प्रेशर होता तो आई थॉट कि ठीक है इतना डिफिकल्ट पेपर है तो टोटल कट ऑफ ही कम जाएगी, तो लीव इट, क्योंकि इट वाज बिग रिस्क। इवन वन क्वेश्चन कैन अराउंड 2.5 मार्क्स से आपका या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो पूरा का पूरा आपका कट ऑफ, एक क्वेश्चन भी आपको या तो इस पार या उस पार ले जा सकता है, तो बहुत बड़ा रिस्क है। तो वो बेनिफिट कर गया अदर, क्योंकि मे बी अगर मैं इतना ज़्यादा सीरियस होता तो मैं वो रिस्क नहीं लेता मे बी। बट व्हाट विल यू सजेस्ट, क्योंकि आपने तो बोला कि मैं तो चलो था के ले लेता हूँ, कोई चक्कर नहीं है, बट जैसे आपने कैलकुलेटिव गेस की बात की, अगर कोई स्टूडेंट है जिसको शायद पढ़ा होगा, इतना ही नहीं आता इतना, तो आपको क्या लगता है कि कैलकुलेटिव गेस में किस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? बिकॉज हम ना बहुत कॉमनली बात कर देते हैं कैलकुलेटिव गेस। ओके, हाँ, तो जैसे मैंने आपका शेड्यूल कास्ट, तो ये दिस क्वेश्चन आई लेफ्ट, क्योंकि इसमें कैलकुलेटिव गेस नहीं लिया जा सकता। ऑप्शन वाज कि 100, 75, 50, 150, तो इसमें ऑफकोर्स अगर मुझे नहीं पता तो नहीं पता, वो मुझे क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं किसी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैं ऑप्शन एलिमिनेट करके 2 ऑप्शन तक एटलीस्ट पहुँच रहा हूँ, तो 2 ऑप्शन में से चूज़ करके हम विद सम एनालिसिस की, हाँ ठीक है प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है आउट ऑफ दोज 2 ऑप्शन, तो वहाँ पे हम लोग ले सकते हैं गेस कि कैलकुलेटिव गेस। और अब आप शुरू करते हैं सर, आपका फेज 1 पढ़ा, हमने फेज 2 पढ़ा, अब आते हैं जिस एग्ज़ाम की हमने शुरुआत में बात की कि उस एग्ज़ाम के बारे में अब आपने पढ़ना शुरू किया, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो थोड़ा सा मुझे उस जर्नी के बारे में बताओ कि जब आपने फेज 2 दिया, और आपका फेज 2 माशाअल्लाह बहुत ही बढ़िया हुआ कि आपको ना तो मेंस पे था कि मेरा होगा ना आपको ऑब्जेक्टिव में था कि मैं तुक्के मार के आया हूँ, तो वहाँ से, बिकॉज obviously you were preparing for UPSC and you might have thought कि यार मैं वही पढ़ता हूँ, ये तो नहीं होने वाला। Yes. What made you this thing कि नहीं यार मुझे पढ़ना है इसके बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत पढ़ना है? तो after mains I again get back to the UPSC preparation. I started again revising those things. तो I think 24 December or 3rd December result came, तो मुझे पता चला कि अच्छा मेरा मेंस हो गया, तो आई ओके दैट्स ग्रेट। तो आफ्टर दैट आई पुट साइड द यूपीएससी फॉर द टाइम एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, watching interview guidance programs of Business Institute, YouTube videos and all. So that time I joined EduTap interview guidance program as well, and तो उसमें मुझे क्या क्या करना है नाबार्ड के बारे में, अबाउट नाबार्ड फंक्शन, सिमिलरली जितना हो सके मैंने पता किया, वेबसाइट पे गया, उनकी वेबसाइट किया, देन आई स्टार्टेड फंक्शनिंग। तो देन आई रियलाइज़ कि नाबार्ड का जो फंक्शन है, क्योंकि एक्चुअली हम नाबार्ड को एज या तो बैंक मान के चलते हैं या एग्रीकल्चर मान के चलते हैं कि या तो कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या बैंक से रिलेटेड है, बट आई रियलाइज़ कि इसका जो मेजर फोकस है दैट इज़ रूरल डेवलपमेंट। तो विजन जो है वो रूरल डेवलपमेंट है, अल्टीमेट एम इज़ रूरल डेवलप। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए हमें क्रेडिट हमें नीड है, और एग्रीकल्चर क्योंकि रूरल के अंदर प्राइमरी सेक्टर है तो इसीलिए एग्रीकल्चर आया। सो दैट वाज द बेस, बट द अल्टीमेट एम इज़ रूरल डेवलपमेंट, एंड दैट वाज कहीं ना कहीं वो मेरा पूरा जो 10 साल का एक्सपीरियंस था, इट इज़ मैचिंग विद दैट।
सेकंड जो स्टाइल ऑफ वर्किंग था नाबार्ड का, दैट इज़ गवर्नमेंट प्लस कॉर्पोरेट स्टाइल ऑफ वर्किंग था जब, है ना, तो दैट आई ऑल्सो फाउंड इंस्पायर किया जिसने आपको। इंस्पायर किया, क्योंकि दिस इज द थिंग कि मेरे को आई विल गेट द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड, कि कॉर्पोरेट का भी बेस्ट एंड गवर्नमेंट का बेस्ट। तो आई फाउंड इट इवन मोर, एंड व्हेन slowly this became my dream job, and I really fall in love with the NABARD function and all. So I started syncing my role, my inspiration with NABARD. तो जब मेरे को इतना वो, तो मैंने कोई एफर्ट अपना, आई हैव गिवन माई 100% एफर्ट, आई कैन से कि इवन इतना तक कि मैं नाबार्ड के RO विज़िट किया, वहाँ पे भी मैंने उनको कन्विंस किया कि प्लीज़ गिव मी अपॉइंटमेंट उनको मैंने, और वहाँ पे भाई चंद उन्होंने मुझे फिर अपॉइंटमेंट दिया, आधा पौना घंटा उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया जितने मेरे क्वेरीज थे। मेरे जो एग्रीकल्चर सेक्टर स्किल काउंसिल में 1-2 फ्रेंड्स थे, मैंने उनके पास गया, मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में गया, मैंने जहाँ से जितनी इन्फॉर्मेशन ले सकती थी कि प्रैक्टिकली नाबार्ड क्या कर रहा है, मैंने वो सब जानने की कोशिश करी, और आई रियली फाउंड इट इंस्पायरिंग एंड ऑल। सो और आई थिंक इसको ना अभी आप देखना है, अभी आपकी स्क्रीन में इनके नाबार्ड के नोट्स आएंगे, तो इन्होंने कितना डिटेल्ड में नाबार्ड को पढ़ा है, कितना समझा है। तो आप देखिए कि जिस चीज़ को ये बेस में सिर्फ ये सोच के आए थे कि चलो हो गया पता नहीं होगा, तो कितना अभी फॉन्ड ऑफ लव हो गए थे उस चीज़ के रिगार्डिंग। वही मैंने स्टार्टिंग में बोला भी था कि कैसे आप उस एग्ज़ाम में है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, जैसे अब आपने जब मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह दिए होंगे, तो बिकॉज जनरली क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने अपने नाबार्ड के बारे में पूरी तैयारी कर ली, बट रिगार्डिंग योर इंटरव्यू आपने क्या पूरा क्वेश्चनर अपने पास बना के रखा हुआ था कि मुझे ये सवाल पूछे जाएंगे। और ये ना अभी मैं दिखाऊंगा भी आपको स्क्रीन पे कि इन्होंने पूरा बनाया हुआ है एक सेट, तो मैं चाहूँगा आप उसके बारे में बताओ थोड़ा सा। तो जब ओके, सो फर्स्ट आई वर्कड ऑन माय इंट्रोडक्शन एंड कम्युनिकेशन आल्सो। अच्छा, तो सबसे पहले तो एक जब मेरा इंटरव्यू मेंस हुआ, तो एक चीज़ मैंने स्टार्ट करी मेडिटेशन, कि क्योंकि before I did meditation but not regularly, so before after interview एक चीज़ मैंने डिसाइड की, ओके एक मॉर्निंग और एक बिफोर स्लीपिंग I will do half an hour meditation, that works me. Second thing I started कि I started communicating in English with my friend and all, तो जितना हो सके आई नॉर्मल कम्युनिकेशन, ताकि क्योंकि वो मैं 2 साल से वर्किंग लाइफ में नहीं था और एक हमारा एक हेजिटेशन आ जाती है, so that I started, second thing. And third, I worked on my introduction and biodata. I started working on it and syncing it with NABARD. तो उसके बाद फिर मैंने मॉक इंटरव्यूज, मेरे को था कि मैं जल्दी से जल्दी प्लान कर लूँ बिफोर फिलिंग द बायोडेटा, सबमिटिंग द बायोडेटा टू द NABARD। तो और मेरा फर्स्ट मॉक इंटरव्यू एडुटैप के साथ ही था, एंड दैट वाज माय वर्स्ट इंटरव्यू, आई कैन से कि और वर्स्ट क्यों वैसे? वर्स्ट इसलिए क्योंकि इट वाज अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि मेरा पूरा बायोडेटा से अलग चला गया। इंट्रोडक्शन, माय आंसर्स वर नॉट दैट मच, आई वाज नॉट at all satisfied with my answers in call। तो उस मॉक इंटरव्यू से मैंने बहुत कुछ लर्न किया कि ठीक है, यहाँ पे ये माय आंसर शुड बी दिस, और क्यों मेरा वो लाइन में अलग जा रहा है। तो मैंने अपना पूरा बायोडेटा रीमॉडिफाई किया उसके अकॉर्डिंग कि ठीक है, मेरे को ये पॉइंट ऐड करना चाहिए, क्योंकि दे आई हैव सम सर्टिफिकेट्स, तो ये सर्टिफिकेट शुड आई मेंशन एंड दैट। तो बेस्ड ऑन दैट आई डिसाइडेड कि ये सर्टिफिकेट मुझे मेंशन करना है और ये नहीं करना है, ये पॉइंट मुझे मेंशन करना है बायोडेटा में, ये नहीं करना है। तो बेस्ड ऑन दैट आई रीमॉडिफाई माय बायोडेटा, एंड देन gave my second mock interview that was better than third, fourth, and my real interview was the best of class. So I was 100% satisfied with my real interview. So from worst to best. Yes, and now you have mentioned this thing कि मैंने मतलब पहला तो बहुत ही बस गया, ठीक है, बट जब आप फाइनल इंटरव्यू में गए, ठीक है, सो बिकॉज आपने पूरा क्वेश्चन सेट बनाया हुआ था, यू हैव डन अ लॉट एंड लॉट ऑफ रिसर्च, सो व्हाट काइंड ऑफ एन इंटरव्यू वाज दैट? बिकॉज आप बोलो मेरा सबसे बेस्ट इंटरव्यू था, तो आपको यस एक तो हाँ, इसमें एक मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, क्योंकि जैसे सेट कि मैं आई एम एक्टिव इन्वेस्टर इन फ्रॉम 6 years। सो एक ये मैंने रिस्क लिया था, आई मेंशन दिस इज माय बायोडेटा। तो आई न्यू कि जो मेरा इंटरव्यू लेने वाले हैं दे विल बी एक्सपर्ट ऑफ कोर्स, एंड अगर मैं कहीं भी फंसा तो
या तो मैं इधर या उधर, क्योंकि अगर मैंने आंसर दिए तो आई विल बी ऑन दैट साइड। तो वो बहुत बड़ा रिस्क था, और उस रिस्क को जानते हुए मैंने, वैसे तो आई वाज इन्वेस्टर था तो मुझे आई था कि मैं आंसर कर ही लूँगा दैट आई थिंक, बट स्टिल आई स्टडीड। मैंने पूरा रिवाइज किया इन्वेस्टमेंट का भी, जितने टाइप्स के होते हैं सब कुछ, वट एवर आई कुड स्टडी आई स्टडी दैट। सो जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था 4-5 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पार्ट, माय इन्वेस्टर थिंग, एंड आई गेव आंसर। एंड अच्छा, वो इंटरव्यू पैनल वाज वेरी जॉयफुल एंड they were very humble, because before interview I was a little bit discomfort, tensed and all, but when I entered the interview room and started interacting them, I was very comfortable. I forgot all my tension. It was full discussion and joyful discussion. We were laughing, and so it was very interesting discussion actually. It was more not the interview, it was discussion। मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप ज़रूर बताओ कि ऐसी हंसी वाली बातें कौन सी, बिकॉज जनरली स्टूडेंट्स हैज दैट थिंग कि सर मुझे बहुत इस तरह के सवाल पूछे, तो क्या फन मोमेंट हुई मैं भी जानना चाहता हूँ। जैसे आई मेंशन कि आई डिड लॉट ऑफ कोर्सेज ऑन एथिकल हैकिंग, तो एथिकल हैकिंग, सो व्हाट यू डिड, यू मस्ट डू मिस्ट्री शॉपिंग एंड किस किस को हैक किया बताओ। तो आई प्रिपेयर दोज आंसर। तो ऐसे जब इन्वेस्टर का उन्होंने पढ़ा 6 years इन्वेस्टर, तो यू मस्ट बी करोड़पति। तो इस तरह से मतलब देयर लॉट ऑफ पॉइंट कि वो बहुत कंफर्टेबल था मेरा इंटरव्यू इस तरह से। तो मतलब आपको लगा कि ये बहुत सूदिंग सा गया है। और जब आप, अब आई थिंक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अब जानना चाहता हूँ, जब आपका इंटरव्यू का रिजल्ट है, मैं वो कहानी चाहता हूँ कि वो आप स्टूडेंट्स को बताओ कि वो क्या हुआ था आपके साथ। ओके, तो अच्छा, मैंने जैसे बताया कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। तो जब मैं घर आया तो मैंने पापा और मम्मी को बोल दिया कि मतलब मेरे को था कॉन्फिडेंस कि मैं टॉपर्स में ही होऊंगा इंटरव्यू में, तो हम लगभग हाईएस्ट ही आएंगे और 99% सिलेक्शन हो जाएगा, नो डाउट। तो एवरीबॉडी वाज इन दैट मूड कि ठीक है हो जाएगा, वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट। तो 21st को रिज़ल्ट आया, तो वन ऑफ माई फ्रेंड हु ऑल्सो गेव इंटरव्यू, ही कॉल्ड मी कि अमित भाई रिज़ल्ट आ गया है, देखा? नहीं। सेट की अच्छा, तो कह रहा सेट की ओके नंबर बताओ, आई विल चेक। तो ही चेक माई नंबर, ही सेट की ओके योर नंबर इज़ नॉट इन द लिस्ट। तो ओके, then I called my another friend and to check again. So she also checked and she said कि नहीं, your number is, then फिर मैंने खुद भी चेक किया तो my number was not there in the list and I was very disappointed. I was literally crying on the day कि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि हुआ क्या एक्चुअली ऐसा, कि why it was not happened, and सबको मैं बोल चुका हूँ कि हो जाएगा। तो that was again, तो वो कहानी दोबारा शुरू होगी कि यार अब फिर वो टाइम मांगना पड़ेगा, कुछ इंटरव्यू देने पड़ेंगे। और आई थिंक आपने शायद आपने बताया था कि आपने इंटरव्यू दे भी दिया था। हाँ, तो मैं बताया था। फिर माय मदर केम कि क्या हुआ, तो मैंने बताया फैमिली में कि नहीं हुआ है। तो एवरीबॉडी वाज वेरी अपसेट कि था एक बहुत, इट वाज अ सैड मोमेंट दैट टाइम। एंड इवन आई वाज इम्प्रेशन कि मैंने 22 को एक प्राइवेट जॉब में अप्लाई भी कर दिया कि ठीक है लेट्स डू द जॉब, क्योंकि यूपीएससी के मैं वैसे भी इतना पढ़ चुका था कि आई कैन गिव एग्ज़ाम एनी टाइम विद जॉब एज वेल। नाउ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि मैं जॉब के साथ नहीं कर सकता। तो मैंने कहा ठीक है प्राइवेट के साथ आई विल डू। तो आई गेव द इंटरव्यू to that company and they said कि okay we will, they offered me 12 lakhs and said कि okay hire you। तो मैंने कहा ठीक है let's see। अच्छा, फिर 23 को, that was the 23rd, I was filling my UPSC form and वो भी बहुत ख़राब मूड से किया, ओके भरना ही पड़ेगा अब तो UPSC, no option। then and in the afternoon when I was
फ़ोटो वगैरह मैंने उसमें करवा लिया था अपना, फिलिंग फॉर्म, एंड आई गॉट ए कॉल फ्रॉम एड्यूटैप। तो मिस अंजलि शी सेड कि कांग्रेचुलेशंस फॉर द सिलेक्शन इन द as in the NABARD, and we would like to take your success story. Okay, but I'm sorry, but मेरा नहीं हुआ है। कोई गलत है तो she said okay sorry sir, मैं नहीं, पर फर्स्ट she said कि नहीं हुआ है सर, मैंने कहा नहीं हुआ है, तो she said कि okay let me check again, and she checked कि okay आपका, she confirmed my number कि आपका नंबर यही है ना, मैंने कहा हाँ yes, then she checked कि and then she also said कि अच्छा, उस टाइम मेरा फिर से हार्ट बीटिंग वो चालू हो गई कि हो सकता है हो जाए। मैंने she was checking कि एक, मैंने फिर she said कि oh I am sorry sir नहीं हुआ है, then I cut the call and फिर से then 5 minutes, after 5 minutes she called me back कि your number is there actually in the list, it is not appearing the search appearance। So, and she told me कि your number is in that location in this row, and फिर I called my sister कि check this, and she saw कि हाँ your number is there। फिर मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को जाके बताया, and everybody was so happy कि, so you can imagine कि that what kind of the moment it was। जैसे आपने पूरी जर्नी बोली, मैं थिंक मुझे लगता है कि इस जर्नी में आपने जैसे अभी बोला कि मैंने अपने मम्मा को बताया, फादर को बताया, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा एक दिन रिवर्स किया जाए, 2 दिन अगर मैं बोला जाए कि 2 दिन पहले आपने बोला कि मैं इतना कॉन्फिडेंट तो होगा, वो नहीं हुआ, एंड अगेन दैट थिंग केम बैक के नहीं हुआ, आपने जॉब छोड़ दी, ये हुआ वो हुआ, और घर आपने बोला कि मेरे रिलेटिव्स ने भी बोला कि आपका नहीं हुआ, आप ये देख लीजिए, मैंने इंटरव्यू भी दे दिया कि आई वाज सो मच इनटू दैट थिंग। Now how when you told them कि यार अब मेरा हो गया, तो फिर वो रिएक्शन कैसे चेंज हुए? वो of course everybody was happy। आपने बोला ना कि अब 2 दिन पहले तो तुम मुझे कह रहे थे कि तुम्हारा होगा कुछ नहीं, अब तुम कह रहे बड़े, तुम तो बच्चे ही बहुत अच्छे हो। हाँ नहीं, मतलब nobody told कि होगा कुछ नहीं, एक्चुअली दिस वाज द एग्जामिनेशन साइकिल की, ये ऐसे ही होती, मतलब एक था मैंने बताया ना गवर्नमेंट का कि एग्जामिनेशन साइकिल कि उसमें फंसना होता है, मतलब बहुत सारे बच्चे देखे आपने जो यूपीएससी साइकिल में फंस के नहीं 3-4 इयर्स, तो थोड़ा एक कुछ। सेकंड एक था कि जैसे वीआई के केस में देयर आर लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ की, और 1-2 सीट होती हैं, तो कंपटीशन इज़ रियली हार्ड इन द विजुअली इम्पेयर्ड कैटेगरी। तो होता है कि इतने सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, हज़ारों, उसमें 1-2 सीट होती है, तो बहुत डिफ़िकल्ट है, छोड़ दे इसको, अब प्राइवेट में देख ले जॉब, कहीं जॉब देखने। तो दैट वाज थिंग कि कंपटीशन इज़ रियली टफ, तो एक वो रहता है कि तू मेहनत तो इतनी कर ही रहा है, फ़ायदा कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्योंकि उन्होंने मेहनत देखी है, तो वो तो है कि मैं यही जानना चाहता था, क्योंकि हमने सब चीज़ की बात की। आई थिंक एक जर्नी कभी भी सक्सेसफुल तब तक नहीं बनती जब तक उसमें फैमिली का रोल बहुत बड़ा होता है। तो मैं चाहूँगा कि अगर फैमिली में हम अनसंग हीरोज़ की बात करें, आपकी फैमिली में योर मदर, योर फादर, दे विल ऑलवेज बी देयर, तो उन्होंने आपको इस पूरी जर्नी में कैसा सपोर्ट किया, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हेन यू केम टू नो अबाउट दिस थिंग एज अ वीआई, जब आपने एक अच्छी जॉब की, आपने जॉब का डिसीजन छोड़ा कि आपके फादर थोड़ा सा नाखुश थे कि यार क्यों छोड़ रहा है, और उन्होंने बोला भी आपको, बट हाउ वर दे इन द होल जर्नी, इनका क्या आपको क्या लगा कि क्योंकि वो दे विल ऑलवेज बी द अनसंग हीरोज फॉर यू? तो एक तो मैं कहूँगा जो मेरी फाउंडेशन वैल्यूज़ हैं वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई फैमिली सिस्टम। जैसे कि मैं कहूँ कि हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंसी, क्योंकि मैंने अपने फादर को हमेशा से देखा है कि वो जैसे शॉप में, अगर आपको आइडिया हो तो शॉपकीपर की सुबह 7 बजे दुकान खोलनी है तो खोलनी है, 24/7 आपको लगे रहे, तो वो चीज़ मैंने देखी थी, तो वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी था, और उसकी वजह से मेरा सुबह उठना, एक डिसिप्लिन जो मेंटेन, पंचुअलिटी डिसिप्लिन, वो वहाँ से आया। ऐसे ही मैं अपनी मदर के बताऊँ तो टॉलरेंस, पेशेंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेरे को उनसे मिली। तो आई थिंक मैंने, चाहे मेरा वर्किंग जर्नी हो या एग्ज़ामिनेशन जर्नी हो, वो वैल्यूज़ मेरे बहुत काम आई इस जर्नी में। और जब मम्मा पापा को पता लगा कि स्पेसिफिकली जब आपने अपने मदर को बोला, तो उनका क्या रिएक्शन था? एक आंसू छलके उस टाइम पे? हैप्पी तो मम्मी का तो मेरी, इवन जब मेरा रिजल्ट नहीं आया था तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं,
हो जाएगा। तो क्योंकि आई वॉज क्राइंग एट दैट टाइम, सो मम्मी ने कहा टेंशन मत ले, कोई बात नहीं, हो जाएगा। और फिर जब 23rd को रिज़ल्ट आया तो मम्मी हग मी, फादर हग मी, तो और अगर फैमिली से बात करें, आई थिंक फैमिली के साथ एक और अनसंग हीरोज आते हैं आपके फ्रेंड सर्कल। तो आई थिंक एक लास्ट में हम इमेज शेयर करेंगे आपके एक फ्रेंड्स की, जो आपने हमारे साथ शेयर भी की थी। अब मैं चाहूँगा इस जर्नी में, देखिए क्योंकि ये जर्नी आपकी, आपने बहुत अपने फ्रेंड्स का बीच बीच में नाम लिया, बट इफ़ वी कंक्लूड कि दोस्तों की क्या मदद रही, क्योंकि फ्रेंड फैमिली अच्छी है, कहीं ना कहीं जब फैमिली में कोई कह देगा यार क्यों छोड़ रहे हो जॉब, तो बंदा अपने दोस्तों के पास जाता है कि यार मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, तुम थोड़ा सा मुझे बताओ। तो व्हाट वाज द सपोर्ट ऑफ योर फ्रेंड सर्कल इन दिस होल जर्नी? तो अच्छा, अगर इसमें मैं बात करूँ, जैसे फैमिली में था कि जॉब ना छोड़ो, लेकिन जैसे मेरे कलीग्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, तो दे नो, उनको मेरे उस क्वालिटीज़ के बारे में दे नो मोर। तो वो जिसको भी पता चला कि मैं यूपीएससी लिख रहा हूँ, तो सबका रिएक्शन था कि अरे बहुत बढ़िया डिसीजन लिया, आपका तो हो ही जाएगा। क्योंकि एवरीबडी वाज अवेयर अबाउट माई, तो उन सब ने मेरे को कहा कि अरे बहुत सही, आपका तो हो ही जाएगा। मतलब जिससे भी बात करी सबका यही रिएक्शन था कि कोई इशू नहीं, आपका तो हो ही जाएगा। तो दैट वाज मोटिवेट हो गया पूरा एक वाला। हाँ कि ठीक है। एंड ऑफ कोर्स उनका सपोर्ट तो एक एंटरटेन, क्योंकि लाइफ विदाउट एंटरटेनमेंट तो नहीं चल सकती, तो एक नॉर्मल लाइफ जी है जो मैंने, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड की। इट वाज नॉट डिफरेंट वाली लाइफ, मेरी एक नॉर्मल लाइफ ही रही है पूरी लाइफ। इट वाज नॉट विजुअली इम्पेयर्ड वाली लाइफ जो मैं कहूँगा, तो दैट इज बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स। और कोई फ्रेंड में ऐसे अनसंग हीरो जिसके बारे में आप मेंशन करना चाहो, जैसे आपने आरती के बारे में मेंशन किया कि वो आपकी बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग पिलर रही, तो जब, क्योंकि यहाँ पे ना एक सवाल अगर हम एंड करें और एक चीज़ मैं आपसे और पूछूंगा, कहीं बार जनरली ये माइंड में आ जाता है, नॉट फॉर दोज पीपल हु आर विजुअली इम्पेयर्ड, बट समटाइम्स कॉमनली भी न्यूज़ में आता है कि यार शायद कई बार अनड्यू एडवांटेज ना मिल जाए क्योंकि आपके पास एक स्क्राइब राइटर आपके साथ जाता है, और ये एक कॉमन थॉट होगा। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे एंड में पूछूंगा, क्योंकि आप इससे गुजरे हो कि लोगों को लगता है हम ट्रेनर को ले जाएंगे या कोई टीचर को ले जाएगा और उसको एक अनड्यू एडवांटेज मिल जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसा होता है? एक्चुअली जब मैंने यूपीएससी का लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया तो मेरे को भी इस बारे में नहीं पता था। तो जब मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुंचा तो मेरे साथ जो स्क्राइब हैं थे, तो उन्होंने बताया कि ये तो हमारी कोचिंग में ट्रेनर हैं जो इनके साथ स्क्राइब्स आए हैं। मतलब उन्होंने एक दो को मुझे बताया कि इनके साथ जो आए ये तो मेरे कोचिंग में ट्रेनर हैं। तो मैं सोचा कि अच्छा। तो देन आई अंडरस्टूड कि अच्छा। और देन एग्ज़ामिनेशन हॉल में सीन था कि आई एम सॉरी बट बड़ा इजीली स्क्राइब्स आर डूइंग द एग्ज़ाम, वी आर गिविंग द एग्ज़ाम, जो कि रूल नहीं है एक्चुअली, जो कि रूल नहीं है। क्योंकि आप कितना रोक लोगे, तो इवन इट इज़ नॉट यूपीएससी फॉल्ट, बट आप कितना कंट्रोल कर लो। क्योंकि अगर आप उनको कंट्रोल करो तो सम पीपल प्ली गिव पीआई येल इन द कोर्ट कि हमें स्क्राइब अलाउ नहीं हो रहा है। तो ये सिचुएशन है जो एक्चुअली बिग एक प्लेटफॉर्म पे डिस्कस होनी चाहिए। इट वाज अनडिस्कस्ड एक्चुअली दिस प्रॉब्लम ऑन द बिग प्लेटफॉर्म, तो दैट इज़ रिक्वायर्ड मैं कहूँगा। एंड सेकेंड, अच्छा फिर जब मैंने अच्छा एक मेरा मोटिवेशन था कि मैंने कहा ठीक है चलो ट्रेनर ही देंगे ना, वो भी हैं तो इंसान ही। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं थोड़ा सा और एफर्ट डालूंगा, लेकिन ट्रेनर भी है तो इंसान नहीं, मैं उनसे बेटर कर दूंगा, कोई बात नहीं। सो दैट वाज द काइंड ऑफ मोटिवेशन आई गॉट कि ठीक है मैं ट्रेनर से ज़्यादा पढ़ लूँगा, क्योंकि वो हैं भी तो वो वाले ट्रेनर है जिनका नहीं हुआ यूपीएससी में। तो वो मेरे को था कि ठीक है वो वाले ट्रेनर या कोई भी हो तो उनसे तो ज़्यादा पढ़ा जा सकता है ना, ऐसा तो कुछ नहीं। और मेरी अपनी लाइफ में हमेशा मैंने उन्हीं को बीट किया है जो जनरल से हैं, तो मेरा कंपटीशन हमेशा ही जनरल से रहा है। तो वो मेरे अंदर एक था कॉन्फिडेंस की, अभी तक किया है तो आगे भी कोई बात नहीं, 1 साल और, लेकिन थोड़ा सा ठीक है समझ गया मेरे को एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे। नाबार्ड में भी आया ये चीज़ माइंड में जब नाबार्ड का मेंस लिखा? हाँ, नाबार्ड के मेंस में भी हुआ, क्योंकि हमारा एक्चुअली इसमें ना सेंटर टू सेंटर भी बहुत डिफरेंस होता है। जैसे हमारे दिल्ली है, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्टनेस थी, वहाँ पे कोई इशू नहीं था, बट
जैसे कि मैंने पुणे अपने एक फ्रेंड से पूछा कि वहाँ पे क्या सीन था, तो शी सेड कि यहाँ पे तो सब स्क्राइब्स ही कर रहे थे, एग्जामिनर तो वाज आउट ऑफ द रूम एंड स्क्राइब के साथ ही मिलके हो रहा था पूरा पेपर। तो एक्चुअली दैट वाज द डिमोटिवेटिंग फैक्टर कि अब तो मेंस नहीं निकलेगा। मैं चाहूँगा कि आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी भी सुनाओ उसके बाद, जो आपने मुझे बताई थी कि मैं डिमोटिवेट हो गया था जब फाइनल रिजल्ट आया, तो उन सेंटर का रिजल्ट कैसा है आप थोड़ा सा बताओ। हाँ, तो दैट दे कैन द पीपल कैन गेट मोटिवेट आल्सो। तो दैट इज़ गुड पार्ट अबाउट नाबार्ड कि पुणे सेंटर में हुआ, लेकिन वहाँ किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, दिल्ली में बस मेरा सिलेक्शन हुआ। तो आई थिंक मे बी हिडन और सम नाबार्ड ने कुछ एक्शंस लिए जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। तो बी कॉन्फिडेंट एंड बी ट्रस्ट on the government and examination body, I can say, and trust on yourself. And now coming back to जैसे हमने ये डिस्कस किया, बट हम डिस्कस कर रहे थे आपके फ्रेंड की आरती की, तो उन्होंने आपको कैसे पूरी जर्नी, बिकॉज पूरी आई थिंक ये जर्नी सिर्फ आपने अकेले नहीं जी, उन्होंने बिल्कुल आपके साथ ये पूरी जर्नी जी है, स्टार्टिंग फ्रॉम सॉल्विंग दी MCQs, डिस्क्रिप्टिव लिखना, MCQs प्रैक्टिस करने, तो उनका रोल कैसा था इस पूरी जर्नी में? तो एक्चुअली शी इज़ ऑल्सो UPSC एस्पिरेंट एंड शी ऑल्सो गेव मी नाबार्ड, शी ऑल्सो क्वालिफाइड इन प्रीलिम्स एंड मेंस। तो वो प्रिपरेशन तो था कि साथ में शी इज़ ऑल्सो प्रिपेयरिंग, तो उनकी भी स्टडी हो रही थी, मेरी भी स्टडी हो रही थी, तो साथ में हम दोनों का। एंड बट ऑफ कोर्स एडवांटेज आई वाज टेकिंग बिकॉज क्योंकि शी रेड क्वेश्चंस फॉर मी, देन आई गिव आंसर, सो दैट काइंड ऑफ। बट फॉर इंटरव्यू शी वाज नॉट क्लियर, बट इंटरव्यू में 3-4 घंटे मेरे रोज ऐसे थे कि she asked me questions for 3-4 hours continuously. She asked me question and I answered, and daily same question पूछना, आंसर्स करना। बोरिंग नहीं लगा कभी? तो हाँ, तो आरती की साइड पे वो बहुत बोरिंग था, बट वो था कि मैं बोर हो गई हूँ, मैं नहीं कर रही अब। she at last she did कि रोज मैं नहीं सुन रही वो इंट्रो। आई थिंक हमने सब डिस्कस किया। आई थिंक आपकी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल है सुमित, अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग जो चीज़ें आपने की, और आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ जो आप इनसे सीख सकते हो, द कॉन्फिडेंस एंड द मोटिवेशन ही हेल्प्स। मतलब कभी भी आई थिंक उनमें आपके फादर, आपके फ्रेंड सर्कल का बहुत ही बड़ा रोल है कि उन्होंने कहीं पे भी आपको जो चीज़ें जनरली कोई लोग रियलाइज़ करवा देते हैं, आपको कभी भी ऐसा नहीं किया, और आपने ठाना हुआ था कि जैसे आपने बोला भी कि मुझे करना है, मुझे ये चीज़ नहीं सोच के जाने कि आई एम VI तो मेरे को शायद कोई एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है। आपने वो चीज़ पूरी जर्नी में नहीं कभी सोची, तो आई थिंक दैट्स अ रियली गुड थिंग। और अगर कोई स्टूडेंट्स देख रहे हैं और आप VI हो, तो आई थिंक आप ये चीज़ इनसे ज़रूर सीख के जाइए। नाउ आई विल ओनली से सुमित, कोई फाइनल कंक्लूडिंग चीज़ जो आप कहना चाहते हो, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर दोज हु आर VI विजुअली इम्पेयर्ड या फिर फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्ज़ाम को देते हैं, कई बार मन में सोचते हैं कि हम इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाते, तो उनके लिए एक मैसेज, एंड वन मैसेज फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग, बिकॉज 25 दिन में आपने निकाला इस एग्जाम को, फेज 1 को। तो इसमें मैं एक बात कहूँगा, एक बार जो मेरे कंसर्न है, उन्होंने मेरे से एक बात कही थी कि चैलेंजेस कम्स विद अपॉर्चुनिटी। तो कहीं ना कहीं वो मेरे माइंड में सेट हो गई थी, एंड आई फाउंड इट रियल एज वेल, क्योंकि एज आई टोल्ड कि मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस में मेरे को लगभग 7 प्रमोशन और इंक्रीमेंट, एंड आई हैड गुड करियर प्रोग्रेशन। सो जब मैंने महसूस किया कि मेरी लाइफ में चैलेंजेस आए, क्योंकि ऐसा नहीं होता, मैंने आपको थोड़ा गुड पार्ट बता दी, देयर आर सम बैड पार्ट, पीपल और ऑल्सो की ऑफिशियल पॉलिटिक्स एंड ऑल, सब कुछ होता है, बहुत चीज़ें होती हैं। बट जब मेरे लाइफ में हर्डल्स आए, चैलेंजेस आए, तो एक्चुअली दोज चैलेंजेस कन्वर्टेड इनटू द अपॉर्चुनिटी। तो अगर एक्चुअली वो मेरे रियल हीरोज़ होंगे जिन्होंने मेरी लाइफ में चैलेंजेस लेके आए, मैं कहूँगा, क्योंकि अगर वो चैलेंजेस नहीं लेके आते तो मेरी लाइफ स्टेटस को में ही रहती, जो मैं कर रहा था वही करता रहता था। तो जब भी मेरी लाइफ में चैलेंजेस आए, आई फाउंड माई सेल्फ वन स्टेप अहेड। तो दैट आई कैन सी, वो एक बहुत चैलेंजेस कम्स विद अपॉर्चुनिटी, वो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं सेट हो गया, और आई फाउंड इट रियली एस्पिरेशन एज वेल। इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू सुमित। एंड आई थिंक जो स्टूडेंट्स ने आपका देखा होगा, बिल्कुल देखिए इनकी जर्नी इमोशनल भी है, फन लविंग भी है, दोनों चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि जर्नी में बहुत कुछ सीखने वाला है, क्योंकि हम शायद एक एंगल को लेके सोचते हैं कि शायद वही एक एंगल है, बट नहीं,
इन्होंने अपना जो जॉब का डिसीजन लिया, जो पढ़ाई की, किस तरह से इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर किया, सब कुछ है आई थिंक। और आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इसी तरह से आप भी सीखिए और आप भी करिए, यही हम चाहेंगे कि आप आगे भी चलिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।